प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड आप टेस्ट भी लगा रहे होंगे। अगर आप में से किसी बच्चे को सीसेट के लिए प्रॉब्लम है तो हमने PYQ डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दिए हैं, जो कि आपको हमारी वेबसाइट www.nleshAIR442 पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप चाहें और आपके पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है सीसेट की एनालिसिस के लिए, यू कैन यूज़ दिस डॉक्यूमेंट्स। 3 पार्ट में आता है ये, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है क्लाइमेट सिस्टम्स। एक बात और, इस टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना, जब आप ये टॉपिक करने जा रहे हो क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप अपना पेन एंड पेज ज़रूर साथ में रखना, क्योंकि क्या होता है इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके सामने ये PDF भले है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो बताऊंगा, बहुत सारे डायग्राम्स हैं जो मैं बनाऊंगा, और उसमें होगा क्या कि जब आप उसे नोट किए रहोगे तो आपके जब कभी लेट्स से कि मेंस के भी आंसर्स लिख रहे हो तो आप उन डायग्राम्स का यूज कर पाओगे। तो उसका ये फ़ायदा रहता है, कुछ फैक्ट्स नोट करने में फ़ायदा रहता है। कोई चीज़ आपको अच्छी समझ में आई, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझ में आई, तो उसको नोट करने का फ़ायदा होता है बाद में रिवीजन के लिए। तो ये करते चलेंगे तो आपका काम आसान रहेगा और आप भटकेंगे नहीं। अब आते हैं क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। जब हमने इस सेक्शन की शुरुआत की थी, पढ़ना शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले करा था जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हमने पढ़ा था क्लाइमेटोलॉजी, जिसको जो कि चल रहा है ये, और ये उसका लास्ट टॉपिक है। एंड इसके बाद अगला जो वीडियो आना शुरू होगा वो ओशियनोग्राफी का आना शुरू होगा। इसी क्लाइमेटोलॉजी में हमने पढ़ा थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के बारे में। जब हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में तो हमने पढ़ा टेम्परेचर के बारे में, हमने पढ़ा प्रेशर के सिस्टम्स के बारे में, हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ द विंड के बारे में, हमने पढ़ा रेनफॉल के बारे में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं और इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ पता चलता है कि किसी भी प्लेस पे ये सारी चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को एक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करती है। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि अगर वहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो हम बोलेंगे ये जगह गर्म है। टेम्परेचर उस जगह पे कम होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये जगह ठंडी है, ठंडक है यहाँ पे। रेनफॉल होगी तो हम बोलेंगे यहाँ पे बारिश वाला सीजन है। रेनफॉल नहीं होगी तो हम बोलेंगे यहाँ पे सूखा है। तो इन सारी चीज़ों का डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक के चलते वहाँ पे फॉर्म होता है वेदर। So weather is the sum total of all the distinct characteristics that are being denoted by the temperature, pressure, wind and the rainfall conditions of a particular place. लेकिन this weather keeps on changing, और जब ये चूंकि चेंज होता रहता है तो मैं क्या करूँगा, इसकी एवरेज वेदर कंडीशंस लूँगा, 30 साल की लूँगा और देखूँगा कि क्या ये यूनिफॉर्म है। और अगर यूनिफॉर्म है या फिर इसकी मैं एवरेज वेदर कंडीशन ले रहा हूँ तो फिर मैं ये बोलूँगा कि येस दिस इट्स एवरेज वेदर कंडीशन के चलते यहाँ पे ये चीज़ें हम इन जनरल हमें मिल जाएंगी एंड वी विल स्टार्ट सेइंग दैट कि यहाँ का ये ऐसा क्लाइमेट है। जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट देन दी सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, सो यही मुझे पढ़ना है। तो अलग अलग प्लेस का वेदर कैसा होगा, या फिर यू कैन से पर्टिकुलरली हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम शॉर्ट टाइम की तो बात कर नहीं रहे, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेट कि वहाँ पे इनकी कंडीशंस कैसी होगी, और अकॉर्डिंगली वी विल बी सीइंग कि वहाँ पे वेजिटेशन वगैरह कैसी होगी। वेजिटेशन इज क्लोजली लिंक्ड विद दिस क्लाइमेटोलॉजी। तो आज का ये जो टॉपिक है वो क्लाइमेटोलॉजी के बारे में है। ये इसका लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम ओशियनोग्राफी करेंगे, जो कि 2 वीडियोज़ में कवर हो जाएगा, और उसके साथ आपका फिजिकल जियोग्राफी ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा फिजिकल जियोग्राफी आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। अब इसके बाद आते हैं, अब अगर क्लाइमेट की मैं बात करूं तो क्लाइमेट के बारे में बताने की कोशिश स्टार्टिंग से ही की जा रही है। तो जो सबसे पहले कोशिश अगर हमें मिलती है, जो प्रॉपरली कोशिश मिलती है, दैट इज़ द ग्रीक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। तो अलग अलग लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की, जैसे ग्रीक्स ने बात की, देन हम बात करेंगे कोएपन की,
कोपेन क्लाइमेट, चूँकि कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेंगे। फिर इन जनरल जो आपके जीसी लियोंग में दे रखा है हम वहाँ पे बात कर लेंगे। वैसे तो थॉर्नोवाइट ने भी सिमिलर क्लासिफिकेशन दे रखा है एज पर दी कोपेन, बट उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे बिकॉज वी आर नॉट रीडिंग दी ऑप्शनल, वी आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ग्रीक्स ने क्या बोला? ग्रीक्स ने बोला ये आपकी धरती है और ये है आपका बीच में इक्वेटर, इक्वेटर से 23 डिग्री एंड हाफ, 23 डिग्री एंड साउथ, 23 डिग्री साउथ। यहाँ पे सन हमेशा मूव करता रहता है। दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज दी टॉरिड जोन, क्योंकि द सन अपेरेंटली मूव्स विद इन दिस प्लेस, सो हियर यहाँ पे एनर्जी सरप्लस रहता है एंड यहाँ पे गर्मी रहती है, सो दिस इज द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन इसका नाम दे दिया। इसके बियॉन्ड अप टू 66 वी हैव द टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, एंड देन 66 एंड हाफ तक ये जाएगा, ये 66 एंड हाफ तक जाएगा, एंड देन वी हैव दी पोलर रीजन जहाँ पे फॉर एवर ठंड रहती है, यहाँ पे ठंड रहती है, यहाँ पे ठंड रहती है, यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे हमें गर्मी मिलती है। सो दिस वॉज ए ब्रॉड क्लासिफिकेशन दैट वाज गिवन बाय द ग्रीक्स। ठीक है, अब ग्रीक्स के बाद अब हम ग्रीक्स वाले जो क्लासिफिकेशन ही हमने देख लिया और इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो सोच के देखिए ये क्लासिफिकेशन आज तक यूज होता है, क्योंकि वो लोग भी ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही दे दिया होगा, कुछ स्टडी की, कुछ चीज़ें देखी एंड अकॉर्डिंगली दे हैव गेव इट। ठीक है, देन कम्स द कोपेन। व्हाट इज द कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन? सो कोपेन क्लासिफिकेशन इट्स द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लाइमेटिक सिस्टम, मोस्ट वाइडली यूज्ड है, इसीलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस वॉज डेवलप्ड बाय व्लादिमीर कोपेन विच इज बेस्ड अपॉन द एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिकल का क्या मतलब है? एम्पिरिकल का मतलब ये है कि यू आर देयर इज नो सब्जेक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन करके देखा गया ये चीज़ होती है, यू ऑब्जर्व द थिंग्स, यू चेक द थिंग्स एंड देन अकॉर्डिंगली यू गिव इट। सो दिस एस्टेब्लिशेज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट एंड द नेचुरल वेजिटेशन। So for him natural vegetation is an indicator of what? Climate. तो अगर हम कहीं की नेचुरल वेजिटेशन पढ़ रहे हैं तो हम क्लाइमेट के बारे में एक आइडिया ले सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंगली जो आपके पेड़ पौधे होते हैं ये रिस्पॉन्ड करते हैं एज पर द क्लाइमेट। जैसी क्लाइमेट होगी वैसे ही पेड़ पौधे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ इक्वेटोरियल रीजन्स की, ठीक है, तो यहाँ पे यू विल फाइंड दैट यू विल बी फाइंडिंग द डेंस कैनोपी ऑफ ट्रीज। ठीक है, और वहीं मैं डेजर्ट्स की बात करूं तो डेजर्ट्स में आप पाएंगे कि दैट देयर आर दी वैक्सी स्टेम्स। वैक्सी स्टेम्स क्यों? ताकि इवापोरेशन ना हो सके, कम हो। ठीक है, एंड थॉर्नी आपके जो उसमें थॉर्न्स वगैरह होते हैं, तो थॉर्न्स वगैरह क्यों होते हैं? ताकि एक तो इसको ये प्रोटेक्ट भी करता है, दूसरी बात वहाँ से भी इवापोरेशन कम ही होता है। सो इट यूजेज द टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड्स टू क्लासीफाई द क्लाइमेट Köppen classification के according. So what is the meaning of empirical classification? It means it is based on observation and experience rather than a theory. So it is not just a theory, this is based upon the observation, जैसा देखा वो बताया। Climatic limits are defined using measurable data and vegetation distribution is used as a climatic indicator. तो इसके लिए vegetation distribution is important, तो उसके according इन्होंने दे रखा है कि what kind of climates are there. मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स कोपेन ने 5 दिए। देयर आर 5 मेजर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक ग्रुप्स जिसके बारे में कोपेन ने बात की। सो ही हैव डिफाइंड दी 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। 4 ग्रुप है जो मेनली टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड हैं। अगेन जैसा मैंने आपको बताया था, जब हम क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम प्राइमरली बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर से प्रेशर वगैरह रिलेटेड होता ही है, रेनफॉल एंड देन यू हैव द विंड्स एटसेट्रा। कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के पीछे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। बट एक ग्रुप इन्होंने बनाया प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग कि बरसात कैसे हो रही है, क्योंकि जब जितनी बरसात होती है उसके अकॉर्डिंग वो टेम्परेचर के साथ भी खिलवाड़ करती ही है। आपको पता है बरसात होगी, अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही बरसात होगी तो वो थोड़ी सी ठंडक भी लेके आता है। सो टेम्परेचर
एंड एक ग्रुप बनाया उन्होंने प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग, और वो पांचों मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स को इन्होंने बोला दे आर ए, बी, सी, डी एंड ई, जिसमें से बी को बोला दैट इज इट इज बेस्ड अपॉन द प्रेसिपिटेशन, और ए, बी, सी और डी के लिए जो क्लाइमेटिक इंडिकेटर यूज किया वो था टेम्परेचर, एंड बी फॉर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो 5 क्लाइमेटिक ग्रुप के लिए बात की, एंड अल्फाबेट्स आपके ए, बी, सी, डी, ई वो उन्होंने ले लिए। तो ह्यूमिड क्लाइमेट्स मतलब बी, अब जो ए, बी, सी, डी थे दे आर डिनोटिंग द ह्यूमिड क्लाइमेट एंड बी इज डिनोटिंग द ड्राई क्लाइमेट। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। मेजर ग्रुप, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात होगी। सो दिस इज द ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट्स। ट्रॉपिकल ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसके भी सब डिविजन्स होते हैं, मैं भी बात करूँगा उसके बारे में। सो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कोल्डेस्ट मंथ है दिस इज 18 डिग्री और हायर, मतलब आप समझिएगा सबसे ठंडा मंथ, जो इनका सबसे ठंडा मंथ है उसका भी एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो इसका मतलब यहाँ पे मोस्टली थोड़ी सी गर्मी रहती है, दैट इज वाई दिस इज द कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। तो गर्मी रहेगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है इवापोरेशन के चांसेस रहेंगे जहाँ पे ओशन मिल जाएगा, और इवापोरेशन के चांसेस होंगे तो यहाँ पे बारिश होगी। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे हमें मिलने के चांसेस हैं, जहाँ पे सूरज की सन की जो रोशनी है वो पहुँच रही होगी, सन रेज अच्छे से पहुँच रही होंगी एंड प्रॉपर हीट दे रही होगी। सो दिस यू विल बी फाइंडिंग इन द एनर्जी सरप्लस एरिया। एनर्जी सरप्लस एरिया जो मैंने आपको बताया था मिलता कहाँ है, 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री से आपके नॉर्थ एंड साउथ नियर द इक्वेटर। देन यू हैव द ग्रुप सी दैट इज द वार्म टेम्परेट मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स। यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ टेम्परेचर है दैट इज वेरिंग बिटवीन -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे गर्मी थी, यहाँ पे ठंडक भी मिल सकती है, -3 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जा सकता है, लेकिन 18 से ऊपर नहीं जाएगा। सो कोल्डेस्ट मंथ इनका इतना ही है। ठीक है, तो इन्होंने उठाया क्या कंपेयर करना शुरू किया, कोल्डेस्ट मंथ कितना ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा हो सकता है, उसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि कितनी गर्मी होगी वहाँ पे। देन यू हैव द ग्रुप डी दैट इज द कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट। यहाँ पे जो कोल्डेस्ट मंथ है वो -3 डिग्री सेल्सियस से और कम है। एंड देन यू हैव द ग्रुप ई दैट इज द कोल्ड और द पोलर क्लाइमेट्स। यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल मंथ्स इज बिलो 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर एवर कोल्ड रहता है। एक और उन्होंने ग्रुप उठाया जो कि ड्राई क्लाइमेट है, यहाँ पे बरसात उतनी नहीं हो रही है, द पोटेंशियल इवापोरेशन एक्सीड्स प्रेसिपिटेशन। तो आपकी बारिश से कहीं ज़्यादा तो इवापोरेशन हो जा रहा है, तो मोस्टली ये ड्राई रीजन ही के बारे में बात कर रहे हैं। तो ड्राई रीजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी ह्यूमिड रीजन थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्की बरसात दिख सकती है वो थोड़ी बहुत यहाँ पे दिख सकती है। अब ये तो थी मेजर क्लाइमेटिक टाइप ऑफ ग्रुप्स, लाइक ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब यहाँ पे बारिश होगी, ड्राई क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड कोल्ड पोलर क्लाइमेट। ये एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन धरती को बांट दिया गया। लेकिन अब इसमें हमने सब डिविजन्स करना शुरू किया, जैसे कि आपके कॉन्टिनेंट के लेफ्ट साइड में कुछ और क्लाइमेट देखने को मिलता है, सेम लैटिट्यूड पे राइट साइड में कुछ और टाइप का ऑफ क्लाइमेट को देखने को मिलता है। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके, वेजिटेशन को स्टडी करके इन्होंने अलग अलग बंटवारा करना शुरू किया। तो एक सब डिवीजन बनता है प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे कि बरसात कितनी हो रही है। सो हमने 4 लेटर्स लिए, स्मॉल f, स्मॉल m, स्मॉल w, स्मॉल s। अगर पूरे साल में कोई भी ड्राई सीजन आ ही नहीं रहा, मतलब हर सीजन में देर इज द बारिश, यही तो बोल रहे हैं, नो ड्राई सीजन। तो कोई ड्राई सीजन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है बारिश साल भर होती रहती है। सो हम उस नंबर के साथ f अटैच कर देते हैं। मॉनसून क्लाइमेट इज द पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ द विंड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब मानसून आती है तो बारिश आती है, मानसून नहीं होती तो बारिश नहीं होती है इन जनरल। तो एम हम अटैच कर देंगे। विंटर अगर आपका ड्राई है, मतलब विंटर मॉइस्ट नहीं है, मतलब कि विंटर में बारिश नहीं हो रही है, देन दैट इज द ड्राई विंटर। सो वी विल बी अटैचिंग W विद द ABCDE जो भी आपका दिया हुआ है। एंड देन यू हैव द S दैट इज द समर। अगर आपका ड्राई है, समर में बरसात नहीं हो रही है, देन हम S ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ द सब डिविजन्स बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर, कि दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट इज द सिविरिटी ऑफ द टेम्परेचर। अगर हम स्मॉल ऐड करेंगे तो मतलब इसका समर बहुत हॉट है, बहुत गर्मी पड़ रही है समर में। अगर स्मॉल b ऐड करेंगे तो बहुत, मतलब जो समर है वो बहुत गर्मी नहीं है लेकिन गर्म है।
अगर हम स्मॉल सी ऐड करेंगे तो समर जो है वो कूल है, ठंडा समर है, समर का सीजन आएगा लेकिन वहाँ पे ठंडक रहेगी। एंड देन अगर हम डी ऐड करेंगे तो वेरी कोल्ड विंटर, बहुत ठंडा विंटर होगा। ठीक है। ड्राई क्लाइमेट में एक स्पेशल सब डिवीजन भी किया जाता है, एस, डब्ल्यू, एच एंड के। अगर कैपिटल एस होगा तो दिस इज गोइंग टू बी सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक है, सेमी एरिड क्लाइमेट मतलब सेमी ड्राई क्लाइमेट। देन डिजर्ट और एरिड कंडीशन डब्ल्यू, हॉट कंडीशंस ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, कोल्ड टेम्परेट और मिड लैटिट्यूड रीजन्स। और इसके बेसिस पे जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे वी विल बी सीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट्स। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाइड वे में देखेंगे ना, तो ये चीज़ें इतनी टफ नहीं है जितना हमारा दिमाग इसको याद करने के लिए बनाता है। चीज़ें टफ कभी नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे ना मतलब आपको एक माइंडसेट के बारे में बड़ी प्यारी सी कहानी कहना चाहूँगा, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि कल मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया एंड ही वॉज वेरी अपसेट, क्योंकि उसे किसी ने कह दिया था कि तुम्हारा सिलेक्शन अभी होगा नहीं, एंड इट वॉज हिज 6th अटेम्प्ट एंड ही वॉज अबाउट टू एंड हिज लाइफ। ठीक है, मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैंने उसे समझाया, आई कॉन्सल्ट हिम, आई टोल्ड हिम कि भाई ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बट वॉट आई कुड सेंस समथिंग अबाउट हिज माइंड सेट। सो माइंड सेट से रिलेटेड एक प्यारी सी कहानी सुनो आप। एक ग्लास हाउस बना, बहुत बड़ा प्यारा ग्लास हाउस बना। ग्लास हाउस जानते हैं ना, जैसे आप घुसते हैं तो आपको अलग अलग आईने दिखते हैं, आपको अपने अलग अलग शेप्स दिखते हैं। तो ग्लास हाउस बना, टाउन का सबसे अच्छा ग्लास हाउस था, और उसका अगले दिन इनॉग्रेशन होना था। रात को वॉचमैन ने ध्यान नहीं दे पाया, तो वो जो ग्लास हाउस था उसका दरवाज़ा खुला रह गया, और रात को एक स्ट्रीट डॉग उसमें घुस गया। ठीक है, अब ये कुत्ता घुस गया, तो अब जब ये अंदर घुसा तो सामने आईना, अब आईना है, अभी ढेर सारे कुत्ते हैं, तो वो उनको देख के थोड़ा घबरा गया। पहले तो फ्रस्ट्रेट हुआ कि अरे यार इतने सारे कुत्ते आ गए, मैं तो अकेला हूँ। अब इस कुत्ते को ये नहीं पता कि उसकी परछाई है, ठीक है, वो इसकी इमेज बन रही है, इस कुत्ते को ये नहीं पता है ना, उस कुत्ते को कोई बताने वाला है कि भैया ये तुम्हारा ही परछाई है, बताएगा कैसे। अब बाहर से वहाँ, और इनसे सामने से कुछ भी बोलना चाहेगा तो बौ बौ करेगा, तो सामने से भी बौ 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 आवाज आएगी, तो ये भौंकना शुरू किया, भौ 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 भौ। और जैसे जैसे ये भौंकता था सामने से उतनी ही तेजी में रिवर्ट भी आता था। तो ये जब बोलता था भौं, तो आगे से भी एक साथ ढेर सारी इको हुई, भौं ऐसी आवाज आने लगी। तो ऐसे केस में क्या हुआ, इसको डर भी लग रहा था कि इतने सारे कुत्ते सडनली दौड़ के इस पर जंप करके इसको काट ना ले, तो ये भौंकता रहा भौंकता रहा भौंकता रहा, पूरी रात बीत गई। सुबह वॉचमैन आता है और वो देखता है कि अरे यार ये तो खुला रह गया, और वो अंदर देखता क्या है कि ये एक इसमें कुत्ता मरा पड़ा है। वो वही कुत्ता था जो रात को अंदर एंटर कर गया था, और वो कुत्ता सुबह तक मर गया था क्योंकि वो पूरी रात भौंकता रहा था, और जब कमज़ोर एकदम पड़ गया था, पस्त भी हो गया था, तो भी वो भौंकने की कोशिश करता रहा, और अल्टीमेटली ही एंडेड अप हिज लाइफ। अब एक बात सोच के देखना, अब एक बात बताना, कुत्ते को मरने का रीजन क्या था? क्या वो उसकी परछाइयां थी, या फिर वो उसमें इंटर कर गया था? वो था उस कुत्ते को मरने का जो सबसे बड़ा रीजन था, वो था उसका माइंडसेट, कि मैं इंटर कर गया हूं और कई सारे कुत्ते मेरे सामने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई हैव स्टार्टेड रिएक्टिंग। और वो इतना ज़्यादा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने लगा कि वो ये बात भूल गया कि उसमें भी ताकत है। वो अगर उस चीज़ को इग्नोर करता तो वो आराम से निकल सकता था, बट वो उसी में उलझा रह गया। कई बार आपकी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए होंगे, बहुत सारे ट्रबल्स आए होंगे, आप फ्रस्ट्रेट हुए होंगे, आपको लगा होगा कि इससे बुरा तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। और जब आप आज की डेट में पलट के जाएंगे, देखेंगे, और अगर आप उन मोमेंट्स को याद करेंगे, तो आपको लगेगा अरे यार मैं ज़बरदस्ती इतनी टेंशन ले रहा था। तब भी आप वही इंसान थे, आज भी वही इंसान है। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट, इट्स हाउ यू रिएक्ट टू द थिंग्स दैट इज हैपनिंग विथ यू। आपके अराउंड जो चीज़ें होती हैं आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना रिएक्शन, अपना थॉट प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक सही माइंडसेट के साथ तैयारी करते हैं तो आप अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर यूथ। आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं, आपकी तैयारी भी चल सकती है, आप खुश भी रह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट।
हम अक्सर क्या करते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि उसने पहले अचीव कर लिया, अरे वो उसका टाइम पीरियड था। हर एक इंसान का अपना एक टाइम पीरियड होता है। डोंट स्टार्ट कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपना काम करते चलिए, सब कुछ अच्छा होगा। और कभी भी लाइफ में ये ख्याल आए ना कि आई शुड बी एंडिंग इट अप, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को साइड कीजिए, अपने माइंड पे वर्क कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, थोड़े से मोटिवेशनल गाने सुनिए, और डर को और सैडनेस को, डिप्रेशन को बाहर निकाल फेंकिए, और अपने आप को बताइए कि भाई मैं मेंटली इल नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। फाइट बैक एंड यू विल फाइंड दैट कि आपको किसी दवाई की नहीं ज़रूरत थी, आपको आपका अपना माइंडसेट सही करने की ज़रूरत थी। यू विल नेवर एवर फील द डिप्रेशन। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जब हम सैड होते हैं तो हम बुरी चीज़ें सोचते हैं। अच्छी चीज़ें सोच के देखो यार, आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी किया है, तो उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करके देखो, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, टेंशन भी कम होगी, और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन चलिए जल्दी से पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इनका माइंडसेट क्लाइमेट को लेके क्या था। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं इनके जो क्लासिफिकेशन है उसको थोड़ा सा और वेरी करूं, तो ट्रॉपिकल के साथ जब मैं टी के साथ डब्ल्यू ऐड कर देता हूं तो दिस बिकम्स अ ट्रॉपिकल वेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं और ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, बट मैं इसमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज इसको ऑलरेडी अगले टेबल में और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। फॉर द टाइम बीइंग अंडरस्टैंड दैट, बस इतना कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट 3 टाइप्स की बात की कोपन ने, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। इसके लिए लेटर कोड है AF, AM, AW। अब ये काम कैसे कर रहा है AF, तो सीधा सा मतलब है A इज स्टैंड फॉर ट्रॉपिकल, हमने बोला था ये वाला, और F का मतलब क्या था याद करना, F का मतलब था यहाँ पे नो ड्राई सीजन। तो जब नो ड्राई सीजन की बात हो रही है तो ट्रॉपिकल एंड नो ड्राई सीजन, तो ये सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। ट्रॉपिकल मानसून, तो मानसून के लिए AM लिख दिया था हमने, मतलब M लिख दिया था, तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मानसूनल शॉर्ट ड्राई सीजन। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, यू विल बी हैविंग अ ड्राई विंटर। ड्राई क्लाइमेट में ये 4 टाइप की बात है, ट्रॉपिकल स्टेपी, ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेपी, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट, BSH, BWH, BSK, BWK। लो लैटिट्यूड सेमी एरिड ड्राई, लो लैटिट्यूड एरिड और ड्राई। अभी बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। मिड लैटिट्यूड स्टेपी BSK, मिड लैटिट्यूड सेमी एरिड और ड्राई, मिड लैटिट्यूड एरिड और ड्राई। वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, इसमें इसके सब टाइप्स, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन, मेरीन वेस्ट कोस्ट, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, सब ट्रॉपिक्स। इसके ये करस्पॉन्डिंग लेटर कोड्स। नो ड्राई सीजन फॉर ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन, ड्राई हॉट समर, मेरीन वेस्ट कोस्ट, नो ड्राई सीजन, वार्म समर, ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल, नो ड्राई सीजन, सीवियर विंटर, सब ट्रॉपिक्स, सब आर्कटिक, विंटर ड्राई एंड वेरी सीवियर, कोल्ड क्लाइमेट, टुंड्रा एंड पोलर आइस कैप, नो ट्रू समर, पेरिनियल आइस एंड हाईलैंड विद द स्नो कवर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं एक एक करके, जो कोपन ने दिया था। एक एक करके इनका मेजर जोन उठाएंगे, मेजर जोन में सब टाइप्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे एंड फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, सो दिस एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में ये एग्जिस्ट करता है। पहली चीज़ तो यहाँ पे सन ओवरहेड रहता है थ्रू आउट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक दिस इज देयर एंड सन इज ओवरहेड थ्रू आउट। जो आपका ये सन है दैट इज ओवरहेड थ्रू आउट, इसी रीजन में ये घूमता रहता है। ठीक है, सन इज ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर एंड देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन which might make the climate hot and humid. Annual range of temperature is very low and annual rainfall is high. अब समझना इस चीज़ को कि there is the presence of intertropical convergence zone, यानी कि आपको यहाँ पे मिल रही होगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। पहली चीज़ तो ये अपने साथ साथ मॉइस्चर कैरी कर रही होगी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के लिए, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल मेकिंग इट ह्यूमिड। अब मैं इसको हॉट बोल रहा हूँ, हॉट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हियर इज द एनर्जी सरप्लस। एनर्जी सरप्लस क्यों, बिकॉज सन इज मूविंग फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो। रेंज का क्या मतलब हुआ, मतलब कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है और लोएस्ट टेम्परेचर है इनके बीच का डिफरेंस
बहुत कम है, तो मतलब यहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आपको ऑल द ईयर राउंड लगभग एक जैसा जो क्लाइमेट है वो मिलेगा। एंड एनुअल रेनफॉल इज हाई, एनुअल रेनफॉल इज हाई मतलब बारिश बहुत हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है आपके 3 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हैं। एक आता है ट्रॉपिकल वेट, दिस डिनोट्स वेट, ट्रॉपिकल मानसून स्मॉल m, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई W, ठीक है। सो ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट की बात कर लें, सो हियर द हाई टेम्परेचर इज थ्रू आउट द ईयर, 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमेशा ही रहता है, दैट इज द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। सो ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे हो रहा होगा, जहाँ पे सन रहता ही रहता है मोस्टली, तो दैट इज द इक्वेटर, तो ये इक्वेटर पे हो रहा होगा, इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। सो देयर इज वेरी स्मॉल एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर बिकॉज सन तो अवेलेबल ही है। देयर इज हैवी रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, सारे महीनों में बहुत बरसात हो रही है, बहुत बरसात हो रही है, तो दिस विल बी प्रोवाइडिंग द कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ लेविश वेजिटेशन, so you will be finding here the evergreen trees. So there is the frequent afternoon convectional rainfall. Convectional rainfall क्या होता है वहाँ पे आपको पता है कि भाई इवोपरेशन हो रहा है, देन देयर इज द वो रेनफॉल जो आपका जो एयर पार्सल उठ रहा है, देयर इज द एडियाबेटिक कूलिंग, सो भयंकर रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। कहाँ मिलेगा आपको ये? अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका, कॉन्गो बेसिन अफ्रीका, इंडोनेशिया इन ईस्ट इंडीज में मिलता है, तो यहाँ पे बरसात बहुत होती है। So you will be finding what kind of rain forest? Dense tropical evergreen forest. Evergreen और deciduous दो वर्ड आएंगे। Evergreen का मतलब है कि जो trees हैं they don't shed their leaves in any part of the year. लेकिन मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट में अक्सर आपको डेसिडुअस ट्रीज मिलेंगे। डेसिडुअस ट्रीज की खास बात ये होती है कि सीजन में एक टाइम पे वो पतझड़ वाला मौसम आता है इनका, जब ये अपनी सारी पत्तियां बोलते हैं भैया निकलो अब हम नई पत्तियों का टाइम आ गया। बट यहाँ पे बरसात ही इतनी होती रहती है तो इनकी पत्तियां कभी भी ये निकलती नहीं है। द थिंग इज दैट यहाँ पे पतझड़ आती नहीं है। सो देयर इज द मल्टी लेयर कैनोपी, मतलब बड़े ट्रीज भी हैं, छोटे ट्रीज भी हैं, हर जगह पे ट्री ही ट्री है। सो देयर इज रिच बायोडाइवर्सिटी। जाहिर सी बात है ऐसी जगह पे आपके जानवरों का भी आपको अलग अलग टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ मिलेंगे, दे विल दैट विल बी वेरी रिच। सो दिस इज समथिंग अबाउट द ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। देन वी हैव द ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट क्या होता है कि यहाँ पे देयर इज द पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ द विंड। तो एक बार विंड अगर ऐसे आ रही होगी तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये वापस जा रही होगी। तो जब मानसून आ रही होगी इट विल बी ब्रिंगिंग यू द रेन, जब मानसून रिट्रीट कर रही होगी तो रेन होगी, जैसे कि इंडिया में होती है नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, बट डेफिनेटली वो कम होगी, ठीक है। सो देयर इज द हाई टेम्परेचर हाई रहता है, हैवी रेनफॉल इन समर, बट द कंपेरेटिवली विंटर्स आर ड्राई, ठीक है। विंटर्स आर ड्राई का मतलब है कि रेनफॉल कम है या फिर नहीं है। देन देयर इज द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, जैसे कि और इंडिया में मानसून के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी लेंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में मिलेगा एंड नदर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। यहाँ पे आपको कैसे पेड़ मिलते हैं, कैसे फॉरेस्ट मिलते हैं? यू विल बी गेटिंग द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द मानसून फॉरेस्ट यू विल बी गेटिंग हियर। देन ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, तो यहाँ पे भी हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर रहता है। तो आप नोटिस करना तीनों में ही मैंने एक चीज बोली दैट देयर इज द हाई टेम्परेचर ऑल ईयर, बट यहाँ पे देर आर डिस्टिंक्ट वेट समर, मतलब समर में बारिश हो रही है, एंड देयर इज द लॉन्ग ड्राई विंटर में बारिश नहीं हो रही, रेनफॉल इज लेस एंड इट इज वेरिएबल। सो ट्रॉपिकल एंड वेट क्लाइमेट में ये कंडीशंस आपको मिलती हैं, लाइक इन ब्राजील, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अमेजन, सूडान, सेंट्रल अफ्रीका, पार्ट ऑफ बोलीविया एंड पैराग्वे। तो सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन की बात करते हैं हम यहाँ पे, डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री स्कैटर्ड ग्रासलैंड्स होकर मिलते हैं। तो ये वेरियस काइंड ऑफ ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं, तो ये आपको मिलता है ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में। देन सेकंड टाइप दैट इज द ड्राई क्लाइमेट, जिसके ये 4 टाइप्स होते हैं। ड्राई क्लाइमेट, यहां पे बहुत कम रेन होती है, बिकॉज व्हेन आई एम सेइंग ड्राई किसके रिस्पेक्ट में? रेन नहीं हो रही होगी तभी तो दैट इज ड्राई, ठीक है। विच इज नॉट एडिक्वेट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो ऑब्वियस सी बात है जब ड्राई है तो प्लांट आपके पेड़ उगेंगे कैसे? तो उगेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पे कैक्टस ट्रीज होगा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, डिजर्ट्स होगा मिलेंगे, दैट इज वाई दिस इज ड्राई। सो दिस एक्सटेंड्स ओवर लार्ज लैटिट्यूड फ्रॉम 15 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो ये इसका रेंज है 15 डिग्री नॉर्थ
एंड 15 डिग्री साउथ से लेके 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ। तो इसको अगर बात करें हम अर्थ पे तो दिस इज लेट्स से दिस इज 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो अप टू 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आपको मिलता है, और सेम इक्वेटर के अराउंड 15 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ में मिलता है। ठीक है, इसके 4 टाइप्स हैं, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, स्टेपी, डिजर्ट। ठीक है, मिड लैटिट्यूड वाले में डिजर्ट्स या फिर स्टेपी। सो दिस इज द थिंग। सो सब ट्रॉपिकल स्टेपी की कंडीशन क्या रहती है, दैट दिस यू हैव द वेरी लो एंड हाईली वेरिएबल रेनफॉल। जो आपके समर्स होते हैं दे आर हॉट, गर्मी ज़्यादा होती है। लार्ज डायगोनल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, लार्ज डायगोनल मतलब डेली का जो टेम्परेचर है उसका जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब दिन में अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो रात को ठंड ज़्यादा होगी, तो रेंज बढ़ जाता है। मतलब अगर रात को 0 डिग्री लेट से कि 0 डिग्री टेम्परेचर है तो दिन में हो सकता है टेम्परेचर 27, 28, 30 डिग्री हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। सो मिड दिस इज फाउंड एट द मार्जिन्स ऑफ द डिजर्ट्स इन 15 से 35 डिग्री लैटिट्यूड्स। पार्ट ऑफ अफ्रीका में मिलता है आपको, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आपको ग्रासेस छोटी मिलेंगी एंड देयर इज द स्पार्स वेजिटेशन। देन यू हैव द सब ट्रॉपिकल डिजर्ट्स। सब ट्रॉपिकल यहाँ पे भी रेनफॉल कम है, तो ये पूरे एरिया में लो रेनफॉल तो आपको कॉमन ही मिलेगी, तो इसके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्राई क्लाइमेट यू विल बी गेटिंग वेरी लो रेनफॉल। देन सब ट्रॉपिकल डिजर्ट में देयर इज एक्सट्रीम हाई समर टेम्परेचर, तो समर में बहुत हाई टेम्परेचर होगा सब ट्रॉपिकल डिजर्ट, क्योंकि मैं डिजर्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्काई क्लियर होगी, जाहिर सी बात है क्योंकि डिजर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इवापोरेशन नहीं हो रहा हो तो क्लाउड कैसे बन रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इन दैट केस स्काई विल बी क्लियर एंड दे विल बी हाई डायगोनल टेम्परेचर। मतलब डायगोनल टेम्परेचर सीधी सी बात है, जो आपकी दिन है वो गर्म होंगे, रात बहुत ठंडी होगी, सो दे विल बी हाई डायगोनल रेंज। जैसे कि आपका सहारा डिजर्ट, अरेबियन डिजर्ट, थार डिजर्ट, एटाकामा डिजर्ट। तो हियर यू विल बी फाइंडिंग द जीरोफाइटिक वेजिटेशन, तो दे नीड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, कैक्टी, थॉर्नी बुशेस यू विल बी गेटिंग हियर। देन यू हैव द मिड लैटिट्यूड स्टेपी। मिड लैटिट्यूड स्टेपी यहाँ पे भी लो रेनफॉल है। विंटर्स आपकी कोल्ड हैं, मतलब विंटर्स आपकी ठंडी हैं, समर आपके ठीक ठाक गर्म है, वार्म समर, एक्सट्रीम नहीं है, वार्म है, हॉट नहीं बोला, वार्म बोला। तो ये आपको इंटीरियर ऑफ यूरेशिया, व्हाट इज यूरेशिया, दैट इज यूरोप प्लस एशिया। तो यूरोप और एशिया के इंटीरियर रीजन्स में आपको ये वाला क्लाइमेट मिल जाएगा, मिड लैटिट्यूड स्टेपी। सेंट्रल एशिया में आपको ये मिलेगा, पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ये मिलेगा। सो हियर यू विल बी फाइंडिंग टेम्परेट ग्रासलैंड्स। देन यू हैव मिड लैटिट्यूड डिजर्ट्स, यहाँ पे आपको जो विंटर है वो आपके ठंडे मिलेंगे। सो एग्जाम्पल इज गोबी डिजर्ट, पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, स्पार्स डिजर्ट वेजिटेशन। देन सी टाइप ऑफ क्लाइमेट जिसके बारे में कोपन ने बात की थी, यू हैव दी वार्म टेम्परेट क्लाइमेट। सो ये एक्सटेंड करता है 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 50 डिग्री नॉर्थ, या फिर 30 डिग्री साउथ से लेके 50 डिग्री साउथ पर तक। एंड किस रीजन में करेगा, ये ईस्टर्न या वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करेगा। एंड यहाँ पे आपको मिलेंगे वार्म समर विथ माइल्ड विंटर। तो अगर आपका ये धरती है तो 30 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री नॉर्थ में, और ये आपका चलो इक्वेटर हो गया। देन 30 डिग्री साउथ से 50 डिग्री साउथ में मिलेगा। एंड आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, लेट्स से दिस इज एन कॉन्टिनेंट ओवर हियर, तो इसके ईस्टर्न मार्जिन में और इसके वेस्टर्न मार्जिन में, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, इसके ईस्टर्न मार्जिन में और वेस्टर्न मार्जिन में ये मिलेगा। ठीक है, इसके 4 टाइप्स हैं, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मैरीन, वेस्ट कोस्ट। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के बारे में बात कर लेते हैं। तो ह्यूमिड है तो एक चीज़ ये समझ लेना, पहली बात यहाँ पे रेन हो रही होगी। पता है कई बार ना वर्ड्स से भी समझ पाओगे, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट के लिए आपको सब कुछ याद करना है। आप कई बार अगर वो ड्राई लिखा है तो हाँ भाई ड्राई है तो मतलब बारिश नहीं हो रही होगी, वहीं से उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिड बारिश हो रही होगी। मैरीन, मैरीन मतलब क्या, ओशन के, मतलब ओशन के पास में होगा। ठीक है, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। अब ह्यूमिड है एंड सब ट्रॉपिकल है तो यहाँ पे हॉट समर मिलेगा, माइल्ड विंटर मिलेगा। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ वार्म टेम्परेट, हमने वार्म टेम्परेट क्लाइमेट की बात की। अगर मैं वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा हूँ तो सीधा सा बात है कि आपका समर जो है वो थोड़ा गर्म ही रहेगा, विंटर आपका माइल्ड रहेगा, बिकॉज दैट इज वाई दिस इज वार्म। वार्म कब बनेगा,
जब आपका विंटर माइल्ड होगा और समर हॉट होगा। रेनफॉल मेनली समर में होती है एंड विंटर होता है ड्राई। तो विंटर ड्राई होगा तो यहाँ पे बरसात नहीं मिलेगी आपको विंटर में। सो आपको नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में ये चीज़ मिलेंगी, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। साउथ चाइना में मिलेगा। सो यू विल बी फाइंडिंग द डेसिडुअस फॉरेस्ट और द मिक्स्ड वेजिटेशन ओवर हियर। मेडिटेरेनियन रीजन में, जो कि साइट्रस फ्रूट्स के लिए नोन है, यहाँ पे आपको हॉट ड्राई समर मिलेगा, मतलब समर आपका गर्म होगा और बरसात नहीं होगी। एंड माइल्ड वेट विंटर्स, विंटर्स में बरसात होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन होगी। So rainfall is 35 to 90 centimeter and this condition is ideal for the growth of citrus fruits. तो that is why Mediterranean region का जो आपके ग्रेप यार्ड और ये सब वाली चीज़ें हैं बड़ी फेमस हैं वर्ल्ड में, ठीक है। सो वाइन्स वगैरह आपको मिलते हैं। सो मेडिटेरेनियन बेसिन, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चील, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। कुछ लोग क्या करते हैं इस चीज़ को, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि दे थिंक ऑफ दैट कि जो मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है दैट ओनली हैज़ द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। नो, दैट वो सी अलग है, मेडिटेरेनियन सी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। उसके जैसा क्लाइमेट दूसरी जगह पे भी मिलता है जैसे साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो हमने उसका नाम भले यूज किया है बट दैट इज डिफरेंट, मेडिटेरेनियन सी इज डिफरेंट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज डिफरेंट, ठीक है। वो अलग बात है कि मेडिटेरेनियन सी के अराउंड यही वाला क्लाइमेट मिलता है। सो दिस इज द थिंग। Sclerophyll vegetation, shrubs, olives, vines. Then you have the humid subtropical climate. Humid मतलब बरसात हो रही होगी, and warm है और बरसात भी हो रही है। So warm humid summer. गर्म है, बरसात हो रही है, तो warm humid summer. Mild winters. Winters में इतने extreme temperature मेरे को देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों mild है? क्योंकि that is in the temperate region. रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल भर रेनफॉल होती रहती है। ईस्टर्न यूएसए में आपको ऐसा टेम्परेचर, ऐसा क्लाइमेट मिलेगा। ईस्टर्न चाइना में ऐसा क्लाइमेट मिलेगा। जापान, साउथ ईस्ट साउथ अमेरिका, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में ये रीजन मिलेगा। सो यहाँ पे आपको मिक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिल जाएंगे। एवरग्रीन और डेसिडुअस फॉरेस्ट दोनों ही आपको इस रीजन में मिलते हैं, ठीक है। देन यू हैव द मैरीन वेस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे समर आपके माइल्ड होंगे। पहली बात तो आपका मैरीन रीजन आ गया तो वैसे भी चीज़ें माइल्ड होंगी, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स आपको नहीं मिलेगा। माइल्ड समर, कूल विंटर्स। तो कूल विंटर देखिए 4 से 10 डिग्री, माइल्ड समर इज 15 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल पूरे साल होगी इन द मैरीन वेस्ट कोस्ट, लाइक नॉर्थ वेस्ट यूरोप, वेस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ चील एंड न्यूजीलैंड। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कॉनिफर रीजन इज हियर। फोर्थ टाइप ऑफ prominent classification that was used by Köppen, that is cold snow forest climate. So they occur in the large continental area in the northern hemisphere between 40 degree to 70 degree north latitude in Europe, Asia and North America. इसमें दो टाइप होते हैं, cold climate with humid winter and cold climate with dry winter. तो अगर आपका विंटर ह्यूमिड हो सकता है या फिर विंटर आपका सूखा हो सकता है, तो विंटर का वेरिएशन कर दिया एंड अकॉर्डिंगली दो टाइप ऑफ क्लाइमेट्स बन गई, ठीक है। सो यहाँ पे लॉन्ग कोल्ड विंटर, कोल्ड क्लाइमेट विथ ह्यूमिड विंटर। यहाँ पे शॉर्ट कूल समर, स्नोफॉल इज कॉमन, लार्ज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मिलता है। यूरोप, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, टाइगा फॉरेस्ट आर फाउंड हियर। और कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पे विंटर ड्राई है, बरसात नहीं हो रही है, सो एक्सट्रीम कोल्ड विंटर मिलेगा। और लो विंटर प्रेसिपिटेशन, बरसात नहीं होगी ज़्यादा, और समर में आपको रेनफॉल मिलेगी। सो नॉर्थ ईस्ट एशिया, साइबेरिया, मंचूरिया में आपको ये मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मंचूरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, स्पार्स वेजिटेशन विल बी फाइंड हियर। देन यू हैव द पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट आपको इट विल बी एग्जिस्टिंग पोलवर्ड्स बियॉन्ड 70 डिग्री लैटिट्यूड, और इसमें आपको मिलता है तुंद्रा एंड आइस कैप्स। दे आर फॉर एवर कोल्ड, ठंडे ही रहते हैं। सो ये बहुत ठंडा है तुंद्रा रीजन। शॉर्ट कूल समर, समर जो होता है वो ठंडा ही रहता है और बहुत कम टाइम के लिए आता है। परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट मतलब आपकी जो ज़मीन है उस पर बर्फ़ परमानेंटली जमी हुई है, तो बर्फ़ आपको यहाँ पे रहेगी और बारिश कम होगी। सो आर्कटिक कोस्टल रीजन, नॉर्थ कनाडा, अलास्का एंड साइबेरिया में ये वाला क्लाइमेट मेरे को टुंड्रा क्लाइमेट मिलता है। मॉसेज, लाइकेंस एंड नॉर्थ एंड दी शॉर्ट ग्रासर आर फाउंड। सो व्हाट आर लाइकेंस? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, व्हाट आर लाइकेंस? दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। बैक्टीरिया एल्गी मिलके बनाते हैं, बैक्टीरिया फंगस मिलके बनाते हैं,
बैक्टीरिया वायरस मिलके बनाते हैं, वायरस फंगस मिलके बनाते हैं. व्हाट इज दैट? यू प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. सो आइस कैप्स टेम्परेचर ऑलवेज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, और बहुत कम बारिश होगी, जाहिर सी बात है. 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर रहेगा, क्या ही इवापोरेशन कितना ही होगा. सो ग्रीनलैंड का इंटीरियर, अंटार्कटिका, अभी ग्रीनलैंड के ऊपर ही बहुत सारे मामले चल रहे हैं. ठीक है, यूएसए थोड़ा सा उसको चाहता है कि यूएसए के पास हो ग्रीनलैंड. सो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं. नो वेजिटेशन. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब आते हैं अगले पे. सो ये था कोपेन क्लाइमेट के बारे में. एंड आइडियली दिस एंड्स द डिस्कशन ऑन द क्लाइमेट. बट जीसी लियोंग में देर इज़ द लाइक क्लाइमेट्स के बारे में और अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है. सो हमने क्या किया कि जीसी लियोंग वाला भी इसमें डिस्कस कर लिया है, सो दैट लेट्स से इफ द यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चन ओवर देयर, सो यू कैन विल बी एबल टू आंसर दैट. पहली चीज़ तो ये मेजर क्लाइमेट्स ऑफ द वर्ल्ड अब देख लेते हैं. सो यू हैव द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. इक्वेटोरियल जोन, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे है. ठीक है, तो इक्वेटर के पास वाला रीजन इज हॉट वेट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. उसके बाद इक्वेटर चूँकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म ही है घुमा फिरा के, तो इक्वेटर के बाद आता है हमारा हॉट जोन पे, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है, देखिए हॉट डेजर्ट. यहाँ पे आपको डेजर्ट वेजिटेशन मिलेंगी. देन यू हैव द सुडान टाइप सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. देन यू हैव द मानसूनल टाइप मानसून फॉरेस्ट. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन यू कैन से इक्वेटर से लेके दूसरे क्लाइमेट की तरफ. ठीक है, फिर यू हैव दी वार्म टेम्परेट जोन, जिसमें 3 टाइप ऑफ क्लाइमेट्स मेरे को दिख रही है. मेडिटेरियन टाइप, जहाँ पे मेडिटेरियन फॉरेस्ट एंड श्रब्स मिलते हैं. यू हैव दी स्टेपी टाइप, स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड. देन यू हैव दी चाइना टाइप, दैट इज़ द वार्म वेस्ट फॉरेस्ट. देन मेरे को कूल टेम्परेट जोन में कुछ क्लाइमेट्स मिलती हैं. वेस्टर्न मार्जिन में मिलती हैं मुझे ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट लाइक द डेसिडुअस फॉरेस्ट. सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप यहाँ मिलती है, दैट इज द एवरग्रीन कॉनिफॉरस फॉरेस्ट मिलते हैं. देन यू हैव द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स लॉरिशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज द मिक्स्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट. कोल्ड जोन में मुझे मिलेगा आर्कटिक और पोलर टाइप. तो आप टुंडा वेजिटेशन, मॉसेज एंड लाइकेंस वगैरह मिलता है. सो अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम इक्वेटर से इधर बढ़ते चले जाएंगे, ये हमें क्लाइमेट्स मिलती चली जाएंगी. यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, दिस इमेज विल हेल्प यू फॉर द रिमेम्बरेंस. अब इसके बारे में एक एक करके थोड़ा सा जान लेते हैं. ये डायग्राम तो नहीं बोलेगा यूपीएससी आपको बनाने के लिए, बट अगर मैं इसका थोड़ा सा बेसिक्स ध्यान रखूँगा तो मुझे ये प्रिडिक्शन करने में आसानी रहेगी कि कहाँ पे क्या कंडीशंस होंगी. ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं. अब इन्हीं जो जोन्स हैं इनका एक एक करके एक्सप्लेनेशन है, तो हम एक एक करके समझ लेते हैं. सबसे पहले आते हैं हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट. मैं जब बोल रहा हूँ हॉट तो गर्म होगा, वेट मतलब बरसात होगी. इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटर आपका देखिए ऐसे पास हो रहा है यहाँ पे, तो इक्वेटर पास हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये आपको क्लाइमेट इसके अराउंड मिल रहा है, ये जो क्लाइमेट इसके अराउंड मिल रहा है, दैट इज द हॉट एंड वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट. लोकेशन इज जहाँ कहाँ पे मिलता है, दिस इज फाउंड बिटवीन 5 डिग्री and 10 degree north and south of the equator. The major region includes the Amazon basin, Congo basin, Malaysia and Indonesia. Now the modified equatorial climate occurs away from the equator due to monsoonal influence. ठीक है, मानसून के इन्फ्लुएंस के चलते जो मॉडिफाइड इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, इट अकर्स थोड़ा सा अवे फ्रॉम द इक्वेटर. अब क्लाइमेट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट दिस क्लाइमेट. सो दिस रीजन हैज़ यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है. एवरेज मंथली टेम्परेचर आपका जो एवरेज मंथली टेम्परेचर है वो हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है. और उसके पीछे रीजन होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो आपका सन है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही मूव करता है, तो इक्वेटर के तो आसपास ही है. तो हमेशा सनरेज मिलती रहती हैं उसको, रेगुलर बेसिस पे सनरेज मिलती रहती हैं, इसलिए आपका मंथली टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है. एंड मीन एनुअल टेम्परेचर अराउंड 20 से 27 डिग्री सेल्सियस रहता है. अब इतनी गर्मी है तो इवापोरेशन हो रही होगी, सो डेफिनेटली दे विल बी हैवी क्लाउड कवर, क्योंकि ओशन भी है यहाँ पे. दिस रेड्यूसेस द डायurnal टेम्परेचर रेंज. ठीक है, अब अगर लेट्स से कि अगर आपके क्लाउड कवर नहीं होता, अब इसको समझना है इस चीज़ को, क्लाउड कवर के आने के चलते क्या हुआ, क्लाउड का एल्बिडो ज़्यादा है, तो क्लाउड अच्छा खासा जो सनलाइट है उसे वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो जितनी सोलर इंसुलेशन धरती तक पहुँचती उतनी नहीं पहुँच पाएगी. तो उसके चलते क्या होगा, आपका डायurnal टेम्परेचर रेंज जो है वो घट जाएगा. रेंज घटने की बात कह रहा हूँ,
रेंज घटने का मतलब ये है कि जो नाइट का टेम्परेचर है और जो दिन का टेम्परेचर है इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दिन बहुत गर्म हो गया तो रात बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई, दैट इज एन एक्सट्रीम। तो ये रेंज छोटा होगा, और रेंज छोटा इसलिए होगा क्योंकि हैवी क्लाउड कवर के चलते सोलर इंसुलेशन जो है, जो पहुंचना चाहिए जितना, उतना पहुंचने नहीं देता है ये कहीं ना कहीं। सो देयर इज द वेरी हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बहुत बरसात। रेनफॉल मेनली कन्वेक्शनल रेनफॉल मैंने आपको बताया था कि छोटा पार्सल, ऊपर प्रेशर कम होता जाएगा, बड़ा पार्सल बड़ा पार्सल बड़ा पार्सल, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, सैचुरेशन जल्दी आ जाएगा, ड्यू पॉइंट जल्दी आ जाएगा, और ऐसे केस में बरसात होगी। सो दे विल बी रेनफॉल दैट इज गोइंग टू बी मेनली कन्वेक्शनल। माउंटेन रीजन होगा अगर, तो जो आपकी रेनफॉल है दैट इज गोइंग टू बी ओरोग्राफिक। नो डिस्टिंक्टिव ड्राई सीजन, क्योंकि बरसात हो ही रही है। सो देयर इज नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, कोई भी सीजन सूखा नहीं होता है, हर समय बरसात है। सो देयर इज वेरी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी दैट इज अबव 80%, सैचुरेशन 100%, तो 80% से ऊपर तो लगभग हवा सैचुरेट ही रहती है, मतलब पूरी तरह से सैचुरेट नहीं रहती है, तो अनसैचुरेटेड तो रहती है, लेकिन हवा में आपको चिपचिपापन महसूस होगा, आपको पसीने बहुत जल्दी आएंगे और आपका पसीना जल्दी सूखेगा नहीं, ठीक है। सो डबल रेनफॉल मैक्सिमा अराउंड इक्विनॉक्स इन अप्रैल एंड अक्टूबर। देन मैं बात करूं वेजिटेशन की, सो वी विल बी फाइंडिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। फॉरेस्ट फ्लोर पे देखिए आप पेड़ पौधे, अंडर स्टोरी लेयर यहाँ पे भी पेड़ बन रहा है, यहाँ पे भी कैनोपी लेयर बन रहा है, इमर्जेंट लेयर भी बन रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है वी हैव द डेंस कैनोपी ऑफ मल्टीपल लेयर्स, अलग अलग टाइप के लेयर्स बन रहे हैं, अलग अलग हाइट के जितने पेड़ पौधे पॉसिबल है ये उगाया पड़ा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है रेन बहुत ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़, बेसिक चीज़ों में, देसी भाषा में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट along with the being called the lungs of the planet। lungs मतलब फेफड़ा, ये आपका लंग है, ये अर्थ का लंग है। और अर्थ का लंग क्यों है? क्योंकि इतने पेड़ पौधे हैं, तो what they will be doing, they will be doing the process of photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के चलते वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होंगे, ऑक्सीजन रिलीज करने के चलते जो अवेलेबल ऑक्सीजन है उसका परसेंटेज मेंटेन्ड है, और इसीलिए कहा जाता है कि अमेजन बेसिन वगैरह पे या फिर आपका जो फॉरेस्ट हैं, ये जो यहाँ वाले फॉरेस्ट हैं, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, वरना आपके क्लाइमेट पे बहुत बुरा असर होगा। सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द लंग ऑफ द प्लैनेट, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन टू द प्लैनेट इन एक्सेस क्वान्टिटी। So trees do not occur in pure stands, there is extreme high biodiversity, ठीक है। So यहाँ पे important trees they include ebony, mahogany, there is rhodos also, इस टाइप के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं, they are the evergreen trees। There is the presence of epiphyte, lianas and wood climbers, ठीक है, wood climbers भी मिलते हैं। Rapid decomposition of leaf litter result in thin न्यूट्रिएंट पुअर सॉयल। अब पेड़ के पत्ते गिरे और उसका डिकम्पोजिशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। क्यों डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है? एक तो टेम्परेचर हाई, ऊपर से मॉइस्चर भी हाई, तो ये फेवर करता है डिकम्पोजिशन। सो दे विल बी थिन न्यूट्रिएंट पुअर सॉयल, क्योंकि अगर ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसका न्यूट्रिएंट उसको मिल नहीं पाएगा उस तरह से, तो वो जब डीकम्पोज स्टेट में था तब उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे से सप्लाई करता है। दैट इज वाई सेकेंडरी फॉरेस्ट नोन एज बेलूकार। देन व्हाट आर द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? यहाँ पे किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी? पहली चीज़ पॉपुलेशन स्पार्स होगी, क्योंकि जो कंडीशंस है, हर समय बारिश, हर समय बारिश, हर समय बारिश, चिपचिपापन, कौन रहना चाहेगा? आप रहना चाहोगे? लोग भी नहीं रहना चाहते। तो देयर इज द स्पार्स पॉपुलेशन। इंडिजिनस टाइप प्रैक्टिस हंटिंग एंड गैदरिंग। सेकेंड थिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस की जाती है डिफरेंट लोकल नेम्स से, जैसे कि झूम हो गया, लडांग हो गया, तोंगिया हो गया। लुम्बरिंग डिफिकल्ट है यहाँ पे ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड ट्री स्पेसीज। व्हाट इज लुम्बरिंग? सो लुम्बरिंग में क्या होता है कि बेसिकली यू कट द ट्रीज, यू प्रोसेस द ट्रीज एंड फिर यू कैरी इट, और उसके चलते लेकिन क्या होता है कि यहाँ के जो पेड़ वो बहुत हैवी होते हैं, तो उससे ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल रहता है। सो लुम्बरिंग इज डिफिकल्ट ड्यू टू डेंस फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड ट्री स्पेसीज। स्पेस भी नहीं मिला, ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत होती है। प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूड कोकोआ, रबड़, ऑयल पाम, कोकोनट, स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड टी।
ये वही पाम ऑयल है जिससे तुम्हें बच के रहना है, ठीक है। पांचवी चीज़, माइनिंग ऑफ कोबाल्ट इन कॉन्गो एंड गोल्ड इन अमेजन बेसिन इज फाउंड इन दिस रीजन। And then the livestock farming is limited due to disease like Nagana, which is spread by Sese fly, Sese, ठीक है। So this is the thing about this type of climate. Then you have the tropical monsoon climate. Tropical monsoon climate, this is found between 5 degree and 30 degree north and south of the equator. So this is the equator, ठीक है। Then you have the tropical monsoon climate. ये 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर मिलता है, इसमें आप देख सकते हैं। सो दिस इज बेस्ट डेवलप्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एंड द पार्ट्स ऑफ वियतनाम। दिस इज ऑल्सो फाइंड इन द पार्ट्स ऑफ सदर्न चाइना एंड द नदर्न ऑस्ट्रेलिया। मॉनसून क्लाइमेट में क्या होता है, देयर इज द पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ द विंड, जैसे कि आपका जुलाई वगैरह के आसपास बारिश होती है एंड आफ्टर दैट there is the retreat of the monsoon because there is the reversal of the wind direction. So climate कैसा होगा, there is the complete seasonal reversal of the wind, that is why I am calling it that is the tropical monsoon. Average monthly temperature आपका यहाँ पे भी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहेगा because this is the tropical climate. समर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, 45 डिग्री भी पहुँच सकता है, ठीक है। विंटर टेम्परेचर अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 3 डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ सीजन्स आपको मिलते हैं इस रीजन में। कोल्ड ड्राई सीजन जो कि अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, ठीक है। सो हॉट ड्राई सीजन मतलब गर्मी बहुत है और बरसात भी नहीं हो रही है, रेनी सीजन बरसात हो रही है। सो हैवी रेनफॉल इज कंसनट्रेटेड इन समर, समर के टाइम पे बेसिकली मेन रेनफॉल समर के आसपास ही होती है, समर के दौरान होती है। मीन एनुअल टेम्परेचर अराउंड 150 सेंटीमीटर विथ लार्ज स्पाशियल वेरिएशन, ठीक है। किस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी आपको यहाँ पे, सो यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट की खास बात ये होती है कि दे सेट देयर लीव्स इन अ सीजन। ब्रॉड लीव्स हार्डवुड ट्रीज सच एज टीक, साल भी मिलता है, शीशम भी मिलता है, पीपल भी मिलता है, इस टाइप के पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। नीम भी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। दिस इज लेस dense than in comparison to what the evergreen forest and less diverse than the equatorial forest. यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दिस सपोर्ट्स वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं, हर समय बारिश नहीं हो रही है तो लोगों को रहने का एक अच्छा मौका मिलता है, तो यहाँ पे लोग रहते हैं बिकॉज ये लोगों के हैबिटेट करने के लिए ये उसको सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग मिलती है इरिगेशन के साथ। व्हाट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस, तो बेसिकली जो वो उगा रहे हैं अपने खाने के लिए उगा रहे हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस। देन आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी, साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलेगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में व्हाट यू डू, यू कट अ फॉरेस्ट, लेट्स से यू ग्रो द थिंग्स, उसके बाद फिर वहाँ से आप अपना काम करके फिर दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे आपने उगाया और शिफ्ट कर गए बेसिकली, दैट इज़ वाई दिस इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और आपने उसको छोड़ दिया कुछ सालों के लिए कि वो वापस अपना जो भी लाइक लेट्स से कि फर्टिलिटी है वो गेन कर लेगा, तो कुछ टाइम बाद आप आओगे वहाँ पे दोबारा उगाने के लिए, लेकिन तुरंत सीधे साइकिल बाई साइकिल आप नहीं उगाते हो। देन द मेजर क्रॉप्स इंक्लूड राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन एंड इंडिगो। देन प्लांटेशन क्रॉप्स में आपके आते हैं टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस। देन cattle and sheep rearing is common in this type of vegetation. Then we have tropical marine climate. Again tropical कह रहा हूँ तो this is going to be hot. Marine कह रहा हूँ तो ओशन के पास में होंगे हम। कोस्टल रीजन्स के क्लाइमेट टाइप की बात हो रही होगी, तो जाहिर सी बात है बरसात तो अच्छी खासी होने वाली है। So we have the eastern coast of the tropical lands have the tropical marine type of climate. This is found in Central America, West Indies, ईस्टर्न ब्राज़ील, ईस्ट अफ्रीका, मेडागास्कर, फिलीपींस एंड नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड, ये ट्रॉपिकल लैंड है तो ये ईस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट के बारे में बात हो रही है, ट्रॉपिकल मैरीन की बात हो रही है, ठीक है। दिस रीजन ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट। नाउ मैं क्लाइमेट की इसकी बात कर लूँ तो दिस इज डोमिनेटेड बाई ऑनशोर ट्रेड विंड्स थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। रेनफॉल ईयर राउंड होती है यहाँ पे विथ समर मैक्सिमम, समर में मैक्सिमम रेनफॉल होती है यहाँ पे।
रेनफॉल कन्वेक्शनल भी है, मतलब कि देयर विल बी इवापोरेशन, रेनफॉल विल राइज एडिबेटिकली, प्रेशर कम लगेगा, कंडेंस करेगा, रेनफॉल होगी। एंड ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब माउंटेन के अलॉन्ग जो आपका विंड जो एयर पार्सल है वो उठेगा, मॉइस्ट जो था, फिर कंडेंस करेगा और बरसात होगी। यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं है, एंड दिस इज हाईली प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन, हरिकेन्स एंड दी टाइफून्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। वेजिटेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है अलोंग द कोस्ट, क्योंकि बरसात अच्छी खासी हो रही है। मैनग्रूव्स एंड कोस्टल वेजिटेशन इज कॉमन, क्योंकि ओशन के किनारे हैं। हाई बायोडाइवर्सिटी मिलती है बिकॉज देयर इज कॉन्स्टेंट हीट एंड मॉइस्चर। देन यू हैव दी सवाना और दी सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि एक ट्रांजिशन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रांजिशनल क्लाइमेट बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड दी हॉट डेजर्ट। तो ये बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट जैसी भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दिन रात बारिश ही हुए पड़ी है। सो दिस इज फाउंड विद इन द ट्रॉपिक्स, कॉमन इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड पार्ट ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड लैनोस इन वेनेजुएला एंड कंपोस इन ब्राज़ील। कंपोस, लैनोस, सो समथिंग लाइक दैट। अब आते हैं आगे, इसके बारे में और समझते हैं। सो यहाँ पे क्लाइमेट कैसी होगी सवाना रीजन में, ग्रासलैंड वगैरह होते हैं यहाँ पे। सो दे द मीन एनुअल टेम्परेचर इज अबव 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये है अभी भी ट्रॉपिक्स में ही। ठीक है, लार्ज डायगोनल टेम्परेचर रेंज, मतलब जो दिन होंगे वो गर्म होगी, रात होगी ठंडी। ठीक है, डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, मतलब इसके जो सीजन्स होंगे, कुछ सीजन्स ऐसे होंगे जब बरसात हो रही होगी तो दैट विल बी वेट सीजन, एंड कुछ सीजन ऐसे होंगे जो जब बरसात नहीं हो रही होगी तो सूखा टाइप का पड़ रहा होगा। तो डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। रेनफॉल मेनली आपकी समर के टाइम पे होती है, तो विंटर में रेनफॉल होगी नहीं, तो डिस्टिंक्ट हो गया। वेट सीजन हमें कब मिल रहा है, समर में, एंड विंटर के टाइम पे ड्राई सीजन मिल रहा है। मीन एनुअल रेनफॉल 80 से 160 सेंटीमीटर होती है यहाँ पे। फ्लड आता है आपके वेट सीजन के दौरान, बरसात इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फ्लड आ जाते हैं, एंड ड्राई सीजन के दौरान ड्रॉट भी पड़ सकता है। ट्रेड विंड्स इस रीजन में डोमिनेट करती है, एंड हर्मटन विंड्स इन वेस्ट अफ्रीका दे ब्रिंग dry cool conditions for this type of climate. Then we have what kind of vegetation is over here. तो यहाँ पे लंबी लंबी ग्रासेज उगती हैं विथ स्कैटर्ड शॉर्ट ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ उगेंगे, बहुत ऊंची लेंथ वाले, ऊंची हाइट वाले पेड़ नहीं होंगे, छोटे पेड़ होंगे। ग्रासलैंड नोन एज पार्कलैंड और बुश वेल्ड्स आर फाउंड इन दिस। ट्रीज हैविंग थिक ट्रंक्स एंड वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी विल बी फाउंड ओवर हियर। अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज सच एज एकेकिया आर फाउंड, जैसे कि इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, अम्ब्रेला टाइप का बन जाता है। ग्रास हाइट एंड ट्री डेंसिटी दे डिक्रीज टूवर्ड्स द डिजर्ट्स। जाहिर सी बात है, डिजर्ट्स के तरफ जैसे जैसा बढ़ेंगे तो आपकी जो ग्रास हाइट है और ट्री डेंसिटी वो घटेगी घटेगी, पेड़ थोड़ी जाएगा, वहाँ पे तो कैक्टस मिलेंगे। तो देयर इज द ट्रांजिशन वाली बात हो रही है। थॉर्नी स्क्रब अपीयर नियर द डिजर्ट मार्जिन्स, एंड टॉल ग्रासेज हैव डीप रूट्स एंड दे रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। Wildlife and people, so this is called the big game country. So this is dominated by large herbivorous and carnivorous animals. So यहाँ पे इंडिजिनस ट्राइब्स में जैसे कि आपके मसाई इन ईस्ट अफ्रीका एंड हौसा इन वेस्ट अफ्रीका आपको मिलता है। देन बारी आती है डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट की, डेजर्ट क्लाइमेट। इन जनरल बात कर लें, अगर डेजर्ट क्लाइमेट है तो ऑब्वियसली बात है बरसात तो उतनी हो नहीं रही होगी, तो दिस इज द रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल, 25 सेंटीमीटर से कम बरसात हो रही होगी। अब आप देखो एक चीज़, यहाँ पे सारी चीज़ें समझना, हम क्या बात कर रहे हैं, हम वही बात करें, हम घुमा फिरा के टेम्परेचर के बारे में बात करें, हम घुमा फिरा के रेनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बेसिकली यही दोनों बातें कर रहे हैं। और उसी के बेसिस पे जब ज़्यादा बरसात हो रही है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो हम बोल रहे हैं कि भैया एवरग्रीन फॉरेस्ट है। जब बरसात कम हो रही है तो हम बोलेंगे भैया बरसात कम हो रही है, उतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो डेसिडिवस टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बात करने लग रहे हैं हम। यही तो है, और यही चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो हमने क्लाइमेट की चीज़ें पढ़ी हैं वही चीज़ वहाँ की वेजिटेशन को डिफाइन करता है। तो सब कुछ इंटरलिंक है, तो इसे अलग वे में मत देखना, तो अब आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको स्पेशली उसको याद नहीं करना पड़ेगा, यू विल ऑलवेज हैव द पॉइंट्स टू राइट। So two types of deserts are there, that is the hot desert or the temperate or the mid latitude desert. ठीक है, so hot latitude, hot desert जो climate है, they are the trade wind deserts because they are under the influence of trade winds, and mid latitude deserts they are the temperate deserts. ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं, दोनों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे हॉट डेजर्ट क्लाइमेट के बारे में।
तो हॉट डेजर्ट दे आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उसके वो वेस्टर्न मार्जिन, वेस्ट साइड, वेस्ट साइड इज व्हाट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में आपको मिलेगा, ठीक है, पहली चीज तो ये है। तो आपको हॉट डेजर्ट कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलेगा। सो वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलेगा। What are the examples? You have the examples over here as such as Sahara Desert in North America, Great Australian Desert in Australia, Arabian Desert in Asia, Saudi Arabia, Arabian Peninsula, Iranian Desert की बात कर लेते हैं, थार डेजर्ट की बात कर लेते हैं, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका में जो मिलता है एंड दिस इज स्प्रेड इन बोत्सवाना, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, नामिब डेजर्ट जो कि आपको अफ्रीका में मिलता है, मोजावे डेजर्ट जो आपकी नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, सोनोरन डेजर्ट जो कि नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, एटाकामा डेजर्ट जो कि आपको चाइले एंड पेरू में स्प्रेड है। तो ये सारे हैं आपके हॉट डेजर्ट टाइप्स। इनकी एरिडिटी या सूखेपन का रीजन क्या है, बिकॉज देयर इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, और जब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी सबसिस्टेंस ऑफ एयर। आपको याद है वो प्रेशर बेल्ट्स, तो वो प्रेशर बेल्ट्स के चलते जब सबसिस्टेंस ऑफ एयर होगा तो यहाँ पे बरसात तो हो नहीं रही होगी, बरसात नहीं हो रही होगी, सो दिस विल बी मतलब यहाँ पे बरसात हो नहीं रही होगी तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है डेजर्ट कंडीशंस बनेंगी। सो ऑफशोर ट्रेड विंड्स आर देयर, कोल्ड ओशन करेंट्स आर देयर। सो कोल्ड ओशन करंट, तो मॉइस्ट एयर को कोल्ड ओशन करंट पहले ही क्या कहते हैं वो ठंडा कर दे रही है, तो पहली बात तो इवापोरेशन कम हो गया और बरसात होने के लिए जो वार्म टेम्परेचर चाहिए था वो उस तरह से आ ही नहीं पाएगा। एटाकामा डेजर्ट, दिस इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। इट इज़ ड्राइएस्ट क्योंकि दिस फॉर एग्जाम्पल ऐसे दे रखा है, बिकॉज एज एन एग्जाम्पल एटाकामा डेजर्ट के लिए दे रखा है कि ड्राइएस्ट इसलिए है बिकॉज दिस इज फॉलिंग इन द रेन शैडो एरिया ऑफ एंडीज। पहली बात तो एंडीज माउंटेन जो है यहाँ पे बरसात जो होनी होगी हो जाएगी और यहाँ पे जाके ये रेन शैडो एरिया में आपको मिलता है। पहली बात ऑफशोर विंड, ठीक है, ऑफशोर ट्रेड विंड्स के अंडर इन्फ्लुएंस में है। कोल्ड पेरिवियन करंट्स के चलते ऑलरेडी जो थोड़ी बहुत मॉइस्चर होगा वो सक कर लेगा, कंडेंस कर देगा, एंड देन देयर इज द वोकल सर्कुलेशन सबसिस्टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लाइमेट की तो यहाँ पे मीन समर टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, कोई कोल्ड सीजन नहीं होता, एवरेज समर टेम्परेचर इज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल बहुत कम है, दैट इज अनरिलायबल, बहुत हाई डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है, मतलब दिन आपके बहुत गर्म है और रात बहुत ठंडी है, वेरी हाई डायगोनल टेम्परेचर रेंज। कोस्टल डिजर्ट्स दे आर कूलर, इंटीरियर तो बहुत गर्म है, इंटीरियर डिजर्ट्स दे आर एक्सट्रीमली हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, विंटर नाइट इट कैन एक्सपीरियंस दी फ्रॉस्ट। वेजिटेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे जीरोफाइटिक प्लांट्स मिलते हैं जिनकी लंबी लंबी आपकी रूट्स होती हैं ताकि वो नीचे ज़मीन के अंदर जाके दे कीप ऑन सर्चिंग फॉर दी वाटर। वैक्सी लेदरी लीव्स होते हैं तो इससे इवापोरेशन कम होगा। स्पाइंस होते हैं इंस्टेड ऑफ लीव्स ताकि हम इवापो ट्रांसपायरेशन मतलब कि वाटर लॉस जो प्लांट से है वो कम हो पाए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में यहाँ पे आपको माइनिंग एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिखती हैं। ट्राइब्स, कुछ ट्राइब्स के नाम हैं, बेडुइन्स यू विल बी फाइंडिंग, बुशमैन इन कालाहारी, बिंदीबू इन ऑस्ट्रेलिया, टोरेक्स इन सहारा, गोबी मंगोल्स इन गोबी आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन यू हैव दी मिड लैटिट्यूड डिजर्ट क्लाइमेट, ठीक है, ये तो था अभी हमने बात की हॉट डिजर्ट क्लाइमेट जो कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट मिलता है। अब 30 से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में ये वाले आपको डिजर्ट्स मिलते हैं। दे आर मोस्टली ऑन द प्लेटूज एंड कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर में या फिर प्लेटूज पे मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि गोबी डिजर्ट दैट इज फाउंड इन मंगोलिया एंड चाइना इन एशिया, पेंटागोनियन डिजर्ट, लद्दाख, टकला मैदान डिजर्ट एंड काराकोम डिजर्ट। यहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम है। दे आर कट ऑफ फ्रॉम दी रेन बियरिंग विंड्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इंटीरियर साइड में तो रेन जो भी बरसात ओशन वगैरह से लेके आ रहा होगा वो ऑलरेडी पहले बरसात हो चुकी होगी, तो बरसात तो पहुंच ही नहीं पा रही है, तो दैट रेन बियरिंग विंड से ऑलरेडी कट ऑफ है। रेनफॉल अकर्स फ्रॉम ओकेजनल साइक्लोनिक डिप्रेशन एंड देयर इज द कन्वेक्शनल स्टॉर्म्स समर। सो कॉजेज आर लाइक कॉन्टिनेंटलिटी दैट इट इज़ फार फ्रॉम द सी, इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है मॉइस्चर से कट ऑफ हो जाएगा, फार फ्रॉम द सी है तो यहाँ पे मॉइस्चर पहुँचेगा ही नहीं, तो बरसात होगी कैसे। रेन शैडो इफेक्ट भी आता है, जैसे पेंटागोनियन डेजर्ट जो है एंडीज का, तो यहाँ पे रेन शैडो इफेक्ट आता है।
मतलब देखो, जब जो मैंने आपको बताया था ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बात की थी, जैसे कि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, पढ़ा रखी है। लेट्स से दैट दिस इज समथिंग, यहाँ से आना शुरू हुआ एयर पार्सल, दिस इज द मॉइस्चर, यहीं से तो आता है क्लाउड होने के लिए, ऊपर जा रहा है, ये अब बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ तक आते आते ये कंडेंस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और कंडेंसेशन हो गया तो बारिश हो गई। अब पानी तो है नहीं इसके पास, लेकिन इधर जाएगा, इसको क्रॉस करेगा तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा और ये वापस गर्म हो जाएगा। तो अगर थोड़ा बहुत बारिश हो भी सकती थी लीवर्ड साइड पे, तो लीवर्ड साइड पे होती नहीं है, या फिर होगी तो बहुत कम हो पाएगी। तो इसके चलते आपका जो भी मॉइस्चर है वो सक डाउन हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो रेन शैडो इफेक्ट, इसको रेन शैडो इफेक्ट कहते हैं। जो लीवर्ड साइड में हो रहा है दैट इज द रेन शैडो इफेक्ट, ठीक है। वेजिटेशन इज स्पार्स श्रब एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट ग्रासेस यहाँ पे आपको मिलती हैं। ये एक डायग्राम है, आप मतलब एक ये इमेज है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, लोकेशन वाइज कौन सा रिजल्ट कहाँ पे है उसको आपको याद रखने में ये थोड़ा सा हेल्प कर सकता है। सो यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ठीक है। अब आते हैं सीधे वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन और दी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स, ठीक है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है तो ऑब्वियस सी बात है मेडिटेरेनियन रीजन में तो मिल ही रहा होगा, लेकिन ये सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट यहाँ पे भी मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे भी मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है। सो दीज लाइज ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न मार्जिन पे आपको ये मिलता है। 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे मिलता है। दिस इज फाउंड इन एरियाज अराउंड मेडिटेरेनियन सी, सेंट्रल चील, कैलिफोर्निया देयर, साउथ वेस्ट टिप ऑफ द अफ्रीका यहाँ पे, सदर्न एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, और ये मेडिटेरेनियन सी के अराउंड तो ये क्लाइमेट मिलती ही मिलती है। सो दैट काइंड ऑफ क्लाइमेट इज वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। क्या खास बात है इसकी? समर जो है दैट इज वार्म, मतलब गर्म है, एंड ड्राई मतलब बारिश नहीं हो रही है, एंड दिस इज बिकॉज देयर इज द ऑफशोर, दे आर द इम्पैक्ट ऑफ ऑफशोर ट्रेड्स। सो ड्यूरिंग समर दिस रीजन कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है तो ऐसे केस में जो विंड है वो सबसाइड कर रही होंगी, नीचे आ रही होंगी, तो हाई प्रेशर जोन बनेगा, बरसात होगी कैसे? एयर डिसेंट सबसिस्टेंस बिकमिंग वार्म एंड ड्राई, क्योंकि एयर जब डिसेंड करिए तो वार्म हो जा रही है, गर्म हो जा रही है, सूख जा रही है, मतलब ड्राई हो जा रही है। ट्रेड विंड्स ब्लो ऑफशोर फ्रॉम लैंड टू सी, सो दे डू नॉट ब्रिंग मॉइस्चर, ठीक है। एज ए रिजल्ट रेनफॉल इज एब्सेंट एंड समर रिटेन्स हॉट एंड ड्राई, समर इसलिए रिमेन रहते हैं आपके हॉट एंड ड्राई। विंटर में क्या होता है? दे आर माइल्ड एंड वेट, ऑनशोर वेस्टर्लीज के चलते विंटर में जो सब ट्रॉपिकल हाई है दिस शिफ्ट टू इक्वेटर वर्ड्स, सब ट्रॉपिकल हाई इक्वेटर वर्ड्स चला जाएगा, एंड दिस रीजन कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिड लैटिट्यूड वेस्टर्लीज। सो ये ऑनशोर विंड्स होती हैं, ठीक है। अब देखो ऑफशोर मतलब लैंड टू सी, तो ऑनशोर मतलब क्या हो गया? सी टू लैंड, तो अब सी टू लैंड आ रहे हैं, फ्रॉम सी टू लैंड, सो दे कैरिंग द मॉइस्चर एंड दैट इज वाई योर विंटर इज वेट। सो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विथ वेस्टर्ली causes frontal rain, hence winter are mild with sufficient rainfall। यहाँ की जो रेनफॉल है दैट इज 35 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होती है। समर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, विंटर आपका 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। लोकल विंड्स इस सीजन में आपको मिलते हैं, जैसे सिरोको हो गया, मिस्ट्रल हो गया, बोरो, टोरमेंटी, ग्रैगल, ठीक है। तो व्हाट इज सिरोको? सिरोको इज हॉट ड्राई डस्टी विंड फ्रॉम समर। मिस्ट्रल दैट इज द कोल्ड विंड फ्रॉम डाउन द रोन वैली। These winds are coming from the Mediterranean winds। वेजिटेशन की बात कर लें तो श्रब वेजिटेशन यहाँ पे डोमिनेट करती है। टाइप्स की बात कर लें तो मकैस, मकिया, चपरल, मेली, ट्री जहाँ पे पाइन्स, फर्स, सीडार्स एंड रेडवुड्स मिलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर लें तो दे आर कॉल्ड दी वर्ल्ड्स ऑर्किड लैंड्स। साइट्रस फ्रूट्स मिलते हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो वर्ल्ड्स ऑर्चिड लैंड्स ये यहाँ पे मिलते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर लें तो दीज आर दी वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड्स, साइट्रस फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो विटीकल्चर, वाइन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस एरिया में, ठीक है, क्योंकि अच्छे वाले ग्रेप्स बनते तो उससे अच्छी वाली वाइन बनती है, ठीक है। नट फार्मिंग, आलमंड एंड वॉलनट वगैरह के लिए फार्मिंग होती है यहाँ पे।
सीप एंड गोट रेयरिंग का काम करते हैं, ट्रांसह्यूमेंस इज प्रैक्टिस्ड ओवर हियर। यहाँ पे क्या करता है, ग्रेजिंग के लिए सीजन बाय सीजन जो हमारी भेड़ बकरियाँ हैं, हम कभी इधर लेके भाग रहे हैं, कभी उधर लेके भाग रहे हैं, दैट इज द ट्रांसह्यूमेंस। ठीक है। देन यू हैव द टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। टेम्परेट मतलब बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स है तो रेनफॉल इतनी हो नहीं रही होगी, उतनी गर्मी नहीं होगी। एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंटलिटी का इफेक्ट होगा, दैट इज द थिंग। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द स्टेपी क्लाइमेट। ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स बिटवीन 40 से 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है। तो इसके चलते होता क्या है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रासलैंड्स। स्टेपी, प्रेरी, पम्पास, डाउन्स, वेल्ड्स एंड पुस्टाज, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे कई बार सवाल पूछ लेता है। तो दीज ग्रासलैंड, जैसे कि स्टेपी की मैं बात करूँ, दिस इज फाउंड इन व्हाट, यूरेशिया, रशिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन वाले एरिया में स्टेपीज हमें मिलता है। प्रेरी की बात कर लूँ, प्रेरी इज हियर, दैट इज फाउंड इन द नदर्न अमेरिका, यूएसए, कनाडा वगैरह में मिलता है। पम्पास की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे पम्पास है, सो साउथ अमेरिका में मिल रहा है, अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे वाले रीजन में मिल रहा है। डाउन्स की बात करूं तो डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया होगा। वेल्ड की बात करूं तो मेरे को साउथ अफ्रीका में मिल रहा है। पुस्टाज की बात कर लूं तो हंगरी में मुझे पुस्टाज मिल रहा है। तो सवाल पूछ लेता है कि भाई टेम्परेट क्लाइमेट ग्रासलैंड की अगर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, तो टेल मी कि ये कहाँ पे मिलता है। एक और बात, कभी कभी हो सकता है कि ऑड वन आउट निकालने के लिए बोलते, तो वी हैव द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑल्सो। ग्रासलैंड आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में भी हैं एंड टेम्परेट रीजन में भी हैं, जैसे कि आपके सवाना हो गया, लानोस हो गया। ठीक है, तो ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, बट फिलहाल हम टेम्परेट ग्रासलैंड में इंटरेस्टेड हैं। क्लाइमेट की बात कर लूँ तो क्लाइमेट, इसकी बात करें अगर हम, तो ये वाले रीजन में द क्लाइमेट समर आर वार्म टू हॉट, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस। विंटर इज कोल्ड, ठंडा है। सीवियर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर में सीवियर क्यों है, ड्यू टू दी कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब है कि आप कितना दूर हैं ओशन से, तो मैरीन और मॉडरेट इन्फ्लुएंस आपके पर पड़ नहीं पाएगा। लो रेनफॉल 25 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है। देन रेनफॉल पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो कैसी रेनफॉल है, समर में यू विल बी एक्सपीरियंसिंग द कन्वेक्शनल रेनफॉल, जो कि मैक्सिमम रेन आपके लिए यहाँ पे लाती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल मतलब ऊपर उठ रहा है रेन, मतलब, और देन देयर इज द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कूलिंग एंड देन दी रेनफॉल। विंटर में वेस्टर्ली डिप्रेशन इज देयर, तो लेस रेनफॉल हमें मिलती है। सदर्न हेमिस्फीयर स्टेपी, दे आर माइल्डर, दे हैव द मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। चिनूक विंड्स मेल्ट स्नो इन प्रेरीज इन दीज टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब जहाँ पे प्रेरी है वहाँ पे चिनूक विंड्स फ्लो करती हैं, तो दे मेल्ट द स्नो इन प्रेरी। वेजिटेशन की बात कर लूँ तो देयर इज द ट्रीलेस ग्रासलैंड, तो यहाँ पे आपको ट्रीज नहीं मिल रहे हैं। ट्रॉपिकल वाले में थोड़े बहुत ट्री फिर भी मिल जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल ही ट्री नहीं मिलेगा। ट्रीलेस ग्रासलैंड। शॉर्ट वायरी न्यूट्रिशियस ग्रासेज आपको मिलेंगे। टुवर्ड्स पोल्स अगर आप जाएंगे तो यू विल बी सीइंग वुडेड स्टेपी दैट डू अपीयर। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर लें तो देयर इज द एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड वीट कल्टिवेशन, तो ये वाला रीजन वीट कल्टिवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। नोमैडिक हर्टिंग एंड रैंचिंग की होता है यहाँ पे। नोमैडिक मतलब एक एरिया में नहीं रहते, बंजारे टाइप से, सो दे आर दी नोमैड्स। known as the granaries of the world. Temperate grasslands, they are known as the granaries of the world, क्योंकि wheat बहुत ज़्यादा उगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है। Then we have the warm temperate eastern margin climate, जो कि जिसे हम चाइना टाइप क्लाइमेट भी कहते हैं, चाइना टाइप क्लाइमेट। तो ये कहाँ मिलता है, वी फाउंड इट ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड। तो टेम्परेट लैटिट्यूड में जो वार्मर रीजन है उसके ईस्टर्न मार्जिन पे मिलता है। दिस अकर्स इन ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट यूएसए, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, सदर्न ब्राज़ील, यूरुग्वे एंड द नदर्न अर्जेंटीना। इसका क्या नेचर है, यू विल बी फाइंडिंग है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉनसूनल क्लाइमेट। यहाँ पे जो समर का एयर फ्लो है, दिस इज डोमिनेटेड बाय मॉइस्ट विंड्स, मतलब विंड रेन कैरी करती हैं अपने साथ फ्रॉम, मतलब ह्यूमिडिटी कैरी करती है अपने साथ ताकि बरसात हो सके, फ्रॉम सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोनिक सेल्स। क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं अगर मैं, तो दिस इज वार्म, गर्म होगा। मॉइस्ट समर मतलब बरसात होगी, एंड कूल ड्राई विंटर्स मतलब बरसात नहीं होगी विंटर में। तो समर में बरसात होगी लेकिन विंटर में बरसात नहीं होगी, यही ये चीज़ बता रहा है। स्मॉल
एनुअल टेम्परेचर रेंज, मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमल टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। रेनफॉल रेंजेस बिटवीन 60 to 150 सेंटीमीटर। रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बरसात होगी। समर रेनफॉल अकर्स फ्रॉम कन्वेक्शनल एंड ओरोग्राफिक सोर्सेज। विंटर रेनफॉल फ्रॉम द टेम्परेट डिप्रेशन। लोकल स्टॉर्म्स इंक्लूड टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडोज। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बस ऑल यू नीड टू नो कि भाई इसकी क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ठीक है। देन इसके सब टाइप्स की बात कर लेते हैं, तो देर आर 3 सब टाइप्स ऑफ इट। वन इज द चाइना टाइप, अदर इज द गल्फ टाइप, थर्ड इज द नेटल टाइप। चाइना टाइप की अगर मैं बात करूं, सो दिस इज फाउंड इन व्हाट, सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना एंड साउथ जापान। चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पे मानसून का इन्फ्लुएंस मिलेगा, यहाँ पे आपको मानसून का इन्फ्लुएंस मिलेगा, यहाँ पे मानसून का इन्फ्लुएंस मिलेगा। रेनफॉल आपकी समर में भी होगी, रेनफॉल आपकी विंटर में भी होगी। यहाँ पे टाइफून्स कॉमन है लेट समर में। गल्फ टाइप, जैसे कि ये वाला रीजन गल्फ टाइप। सो साउथ ईस्ट यूनाइटेड स्टेट्स में आपको ये मिलेगा। स्लाइट मानसून इन्फ्लुएंस, मानसून का थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। कोई डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन नहीं है, मतलब बरसात तो थ्रू आउट यहाँ पे भी हो रही है। देयर इज नो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, सो देयर विल बी रेनफॉल। तो ऑब्वियस ही बात है रेनफॉल मिल रही होगी। हरिकेन्स एंड टॉर्नेडो आर फ्रीक्वेंट, ठीक है। देन वी हैव नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। Natal type of climate is found in South Africa, Eastern Australia, Southern Brazil, Paraguay, Uruguay and Northern Argentina. ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे and यहाँ पे। This is dominated by the maritime influence and यहाँ पे यूनिफॉर्म रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बरसात होती रहती है। वेजिटेशन यहाँ पे कैसी मिलेगी, एवरग्रीन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस हार्डवुड लोलैंड में मिलेगा। कॉर्निफेरस ट्रीज सच एज पाइन एंड सिप्रस इन हाईलैंड्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एंड देयर इज द एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम ड्राई एंड कोल्ड सीजन विच अलाउज द पेरेनियल प्लांट ग्रोथ। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब देखो एक्सट्रीम ड्राई एंड कोल्ड सीजन्स, तो एक्सट्रीम नहीं आ रहा, देयर इज एब्सेंस, बोला है देयर इज एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम ड्राई और कोल्ड सीजन। सो इसके चलते जाहिर सी बात है बरसात होगा, हो ही रही है लगातार, तो ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी पेरेनियल प्लांट ग्रोथ इन दिस रीजन। वेजिटेशन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर लें, तो यहाँ पे ये दिस इज अमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव टेम्परेट रीजन। और यहाँ पे राइस ग्रोइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ओवर हियर। कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन एंड कॉटन, टोबैको, मेज एटसेट्रा मिलता है यहाँ पे। डेयरी फार्मिंग होती है। टिम्बर रिसोर्सेज के लिए ओक एंड कैम्फोर चाइना एंड जापान में मिलता है। यूकेलिप्टस आपको ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेगा गल्फ स्टेट ऑफ यूएसए में। लोकल विंड्स की बात कर लें, सो यू हैव द सदर्ली बर्स्टर्स विल बी फाउंड ओवर हियर। कोल्ड विंड अफेक्टिंग न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पंपेरो विच इज द कोल्ड ड्राई विंड इन अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। पूछ सकता है ये कहाँ से, मैच द फॉलोइंग। या बर्ग विंड दैट इज द हॉट ड्राई विंड इन साउथ अफ्रीका ब्रिंग्स रेनफॉल टू द नेटल रीजन, ठीक है। इस टाइप ऑफ क्लाइमेट पे आप देखो, क्लाइमेट में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऑल यू नीड इज टू अंडरस्टैंड कि ये किस रीजन में बिलोंग करता है एंड अकॉर्डिंगली इसकी क्या क्लाइमेट होनी चाहिए, वो आपको जो मैंने चीज़ें बता रखी हैं उससे आप लिंकअप करके भी समझ सकते हैं। सो वी हैव द कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन विच इज द ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट और द मेरीन आ गया तो ओशन का इन्फ्लुएंस आ गया। वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पे बरसात होगी। कूल क्लाइमेट, cool temperate western margin. So this is found at the western margin of the continents between 45 say 65 degree latitude. Britain, Northwest Europe, British Columbia, Southern Chile, Tasmania and New Zealand experience this type of climate. Climatic control, there is the permanent influence of the westerlies. Westerlies जो कि west से travel करती हैं, that is why they are the westerlies. तो permanent influence of the westerlies are found over here. Frequent frontal cyclonic activity is there, ठीक है, and strong maritime influence is there. Maritime influence के चलते बरसात होनी है। Climate condition mild winter and cool summer. Mean annual temperature between 5 से 15 डिग्री सेल्सियस, तो इतना टेम्परेचर होगा। एंड मैरीटाइम के चलते जो मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि पूरे साल रेनफॉल होगी। एनुअल प्रेसिपिटेशन 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की आपकी प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब बरसात अच्छी खासी होती है। स्लाइट विंटर और ऑटम रेनफॉल मैक्सिमम, ठीक है। देन दिस हैज़ वेल डिफाइंड 4 सीजन, 4 सीजन्स यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे विंटर जो है वो माइल्ड है एंड छोटा विंटर है बिकॉज देयर इज द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट।
स्प्रिंग आपका ड्राइएस्ट सीजन है, मतलब इस टाइम पे सबसे कम बारिश होती है। समर कूल है, सनी है एंड लॉन्ग है। ऑटम विंडी है, मतलब यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं ऑटम में। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें मिलता है डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट विच अकर इन प्योर स्टैंड्स। कॉनिफरस ट्रीज रिप्लेस डेसिडुअस ट्रीज एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉनिफरस फॉरेस्ट आपके मिलेंगे। कॉनिफरस फॉरेस्ट की खास बात ये होती है उसके जो पत्तियाँ होती हैं थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई रहती हैं, तो इससे क्या होता है ना, स्नो गिरती है तो वो पूरा से झाड़ देती हैं, गिरा देती हैं। बट अगर ऐसे नहीं होती और ऐसे होती तो उसे लेके उसका वेट कैरी करती रहती है, इसलिए वो ऐसे हैं, ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट ट्री वुड इंक्लूड ओक, एल्म, बर्च, बीच, पॉपुलर, विलो एंड एल्डर, ठीक है। देन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर लूँ, सो देयर इज़ द मिक्स्ड फार्मिंग विच इज़ इन्वॉल्विंग क्रॉप कल्टिवेशन एंड livestock rearing and market gardening. There is the sheep rearing and advanced dairy farming, and fishing is important in Britain, Norway and British Columbia. So we have these type of climate जो अभी तक मैंने आपसे डिस्कस की। अब एक दो तीन क्लाइमेट्स और बची हैं, let us discuss it one by one. We have the cool temperate ईस्टर्न मार्जिन वाली जो क्लाइमेट है जिसको हम कहते हैं लॉरिशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी। तो ये ईस्टर्न मार्जिन में मिल रहा है, ईस्टर्न मार्जिन में मिल रहा है, ठीक है, लॉरिशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सो these are found in the temperate region and in the eastern margin of the continent. So they are found only in the northern hemisphere. पहली चीज़ तो ये है, सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइप की क्लाइमेट नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगा ये? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिकन में एंड ईस्टर्न कोस्ट लैंड ऑफ एशिया, ईस्टर्न कोस्ट लैंड ऑफ एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में। दिस इज एबसेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिकॉज देयर इज द लैक ऑफ लार्ज मिड लैटिट्यूड लैंड मास। तो मिड लैटिट्यूड लैंड मास वहाँ पे एबसेंट है एंड दैट इज़ वाई, मतलब मिड लैटिट्यूड लैंड मास अवेलेबल है लेकिन लार्ज नहीं है, साइज में लार्ज नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे वो क्लाइमेट ये वाली नहीं मिलती है। सो व्हाट इज द स्पेशल नेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट, क्या खास बात है इसकी? सो दिस इज द इंटरमीडिएट बिटवीन ब्रिटिश टाइप and the Siberian type of climate. So there is the combination of continental and maritime influences. Continental will produce the extremes, maritime will give you the rain. ठीक है. So climate characteristic that is cold, ठंडा है. Dry winter, बरसात विंटर में नहीं हो रही है, that is why this is dry. And warm, moist summer. Summer आपका गर्म है and बरसात समर में हो रही है. Winter temperature often fall well below freezing and summer can be very warm. तो समर बहुत गर्म हो सकते हैं, विंटर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी जा सकता है. आर्कटिक ऑफशोर कोल्ड करेंट्स दे मॉडरेट समर टेम्परेचर्स. ठीक है. रेनफॉल मतलब आपका जो समर टेम्परेचर है अगर वो बहुत गर्म हो रहा है तो आर्कटिक ऑफशोर कोल्ड करेंट्स उसको थोड़ा सा उसको मॉडरेटिंग इफेक्ट दे देता है. रेनफॉल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग समर. समर के टाइम पे जो रेनफॉल है वो मैक्सिमम होगी एंड एनुअल रेनफॉल रेंजेस फ्रॉम 75 टू 150 सेंटीमीटर. ठीक है. क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक के बाद इसका रीजनल वेरिएशन देख लेते हैं. सो ये नॉर्थ अमेरिका में जो मिलेगा वहाँ पे आपकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है. देयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ अटलांटिक ओशन एंड द ग्रेट लेक्स. तो अटलांटिक ओशन का भी आपको इन्फ्लुएंस मिल रहा है और ग्रेट लेक्स का भी इन्फ्लुएंस मिल रहा है. और स्नोफॉल विंटर में कॉमन है. तो विंटर में आपकी बर्फबारी वगैरह होती रहेगी. अब याद करना स्नोफॉल कब हो रहा था. When do you get the snowfall? When your dew point is below the freezing point. Dew point is below the freezing point. ठीक है. हायर होगा तो आपको रेन मिलेगी, यहाँ पे स्नोफॉल मिल रहा है. तो विंटर में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है जिसके चलते आपको स्नोफॉल एक्सपीरियंस करने को मिलती है. ईस्टर्न एशिया की बात कर लें तो रेनफॉल इज लेस यूनिफॉर्म एंड इट हैज़ द मॉनसून लाइक पैटर्न. जापान रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट मानसून्स इन समर एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून इन विंटर. वेजिटेशन की बात कर लें तो यहाँ पे हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे नॉर्थ ऑफ 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड. डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे साउथ ऑफ 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे एंड मेजर ट्रीज इंक्लूड ओक, मैपल, बीच एंड बर्च. ठीक है. अब मैं बात करूँ यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी की तो लंबरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी. एग्रीकल्चर लिमिटेड है क्योंकि यहाँ पे विंटर्स बहुत ही लंबे होते हैं और सीवियर विंटर होते हैं. एंड देन यहाँ पे फिशिंग सिग्निफिकेंट है स्पेशली जो ग्रैंड बैंक ऑफ न्यूफाउंडलैंड है एंड ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान. और एक रीज़न यहाँ पे फिशिंग का ये भी है कि यहाँ पे जो वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीटअप करती हैं तो उसके चलते एक अच्छा खासा फिशिंग के लिए यहाँ पे फिश के रिच रिसोर्स मिलता है मुझे. देन यू हैव द कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट. और ऊपर जा रहे हैं हम अब.
धीमे धीमे और ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे बाद में, मतलब रहेंगे यार धरती पे ही, लेकिन क्लाइमेट में बात करें तो हम एक एक करके लाइक पहले इक्वेटर, फिर इक्वेटर से थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, अब लगभग ऊपर आ गए हैं, ठीक है. आई नो दिस कैन बी अ बोरिंग टॉपिक, बट देन इफ इट इज़ गिवन सम थिंग्स यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल्सो. अंडरस्टैंडिंग के साथ थोड़ा सा ध्यान से रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे, पोजीशन थोड़ी सी याद रखने की कोशिश करेंगे, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी. सो कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विच इज़ द साइबेरियन टाइप, ये केवल नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, पहली चीज़. दिस एक्सटेंड अक्रॉस द नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. ये 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में मिलता है. नाउ दिस इज द टिपिकल रीजन दैट इंक्लूड्स साइबेरिया, कनाडा एंड द नदर्न यूरोप. यहाँ पे मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर में सॉल्ट वार्म समर इज देयर, ठीक है. लॉन्ग एक्सट्रीम कोल्ड विंटर इज ऑल्सो देयर. तो जो आपकी समर है वो छोटे समर्स हैं, बहुत लंबे समर नहीं है, मतलब अच्छे खासे मंथ्स के लिए नहीं हो रहे, समर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा. और वार्म होते हैं, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे मिलता है. विंटर में जो आपका जो विंटर है, इसमें लॉन्ग एक्सट्रीम कोल्ड विंटर इज देयर, तो -30 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर जाता है. सो देयर इज द वायलेंट कोल्ड विंड्स सच एज blizzards which flow in Canada and the Buran in Eurasia. Then you have the rainfall. बहुत कम बारिश होगी, इतनी ठंडक है, बारिश कराओगे कैसे तुम? मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो. जो थोड़ी बहुत बारिश होगी, टेम्परेचर इतना कम है, तो मोस्टली इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो, बिकॉज हियर ड्यू पॉइंट इज बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. Now the natural vegetation, this is dominated by taiga or the boreal forest. Coniferous trees मिलेंगे जैसे such as pine, spruce and fir. फीचर्स की बात कर लें तो इन पेड़ों का जो फीचर है दैट दे आर द कॉनिकल टाइप. जो इनके लीव्स हैं दे हैव द नीडल शेप, बहुत पतले पतले वो होते हैं ताकि ये स्नो गैदर नहीं कर सके, अपने ऊपर इकट्ठे ना कर सके. बहुत वाइड लीव्स होंगी तो स्नो इस अपने ऊपर इकट्ठे करते चली जाएंगी तो वेट बढ़ जाएगा. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो इनके जो लीव्स होते हैं दे आर नीडल शेप्ड. दे हैव द थिक बार्क उसको उसके इफेक्ट से बचाने के लिए. मॉसेस, लाइकेंस, ड्वार्फ बर्च, विलो, हार्डी ग्रास आर फाउंड ओवर हियर एंड पॉर्जुलाइज सॉयल्स आर कॉमन ओवर हियर. पॉर्जुलाइज सॉयल्स के बारे में खास बात यह है कि दैट दे आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है. पॉडजॉल्स भी कहते हैं इसे. देन इकोनॉमिक लाइफ की बात करेंगे तो यहाँ पे लुम्बरिंग इज द मेन एक्टिविटी. सॉफ्टवुड टिम्बर दे आर ट्रांसपोर्टेड वाया रिवर्स, ठीक है. तो जो भी आपके सॉफ्टवुड टिम्बर होते हैं रिवर्स वगैरह के थ्रू बहा देते हैं, ठीक है. अब वो कुछ लोग इसको पुष्पा से जोड़ सकते हैं, बट सिमिलर होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है. वेल डेवलप्ड पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री इज देयर, कनाडा, USA, एंड द एग्रीकल्चर इज लिमिटेड ड्यू टू शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड सीवियर कोल्ड. देन फाइनली वी हैव रीच द आर्कटिक और पोलर और टुंड्रा क्लाइमेट. बिल्कुल ऊपर आ गए अब हम. तो ये दिस इज फाउंड नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल, ऑल्सो प्रेजेंट इन अंटार्कटिका. दिस इंक्लूड कोस्टल ग्रीनलैंड जो इस टाइम पे USA चाहता है कि ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में ले ले. नदर्न कनाडा, अलास्का एंड साइबेरिया. क्लाइमेट की बात करें तो बहुत ठंडे विंटर मिलेंगे बिलो -37 डिग्री सेल्सियस. वेरी शॉर्ट समर तो होना ना होना इसका बराबर ही है. टेम्परेचर रेयरली एक्सीड्स 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. बिल्कुल नॉर्थ में जाइए और इधर आ जाइए. सो दैट इज द लोकेशन ऑफ टुंड्रा. प्रेसिपिटेशन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन बहुत कम है. मेनली यहाँ पे जो भी प्रेसिपिटेशन अगर होगा भी तो स्नो के फॉर्म में होगा. ओकेजनल फ्रीजिंग रेन मिलती है. फ्रीजिंग रेन आपको याद है क्या था? इतनी ठंडी रेन है कि जैसे ही लैंड से टच करेगी दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द आइस. समर प्रेसिपिटेशन एज द रेन और स्लीट. नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो वी हैव द टुंड्रा वेजिटेशन ओवर हियर. मॉसेज, लाइकेंस, ग्रासेज, रेनडियर मॉसेज आर फाउंड ओवर हियर. परमाफ्रॉस्ट प्रिवेंट्स डीप रूट ग्रोथ. परमाफ्रॉस्ट मतलब जो आपका लैंड है वो हमेशा ही किससे ढका रहता है? बर्फ से ढका रहता है. ब्रीफ समर फ्लोरिंग पीरियड नोन एज आर्कटिक प्रेरीज. तो थोड़ा सा जो समर आता है उस टाइम पे थोड़ी बहुत फ्लोरिंग हो जाती है. सो दैट इज कॉल्ड द आर्कटिक प्रेरीज. कोई टॉल ट्री, कोई फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है. और ऐसे घर बना के इग्लू लोग यहाँ पे रहते हैं. इनुइट भी कहते हैं इसे, ठीक है. देन ह्यूमन लाइफ, दिस इज एस्टिमेट inhabited by Eskimos, Lapps and Samoyeds. They do have a semi-nomadic lifestyle, ठीक है. तो एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट करते रहते हैं. They depend mainly on hunting, fishing and reindeer herding. And चूँकि पेड़ पौधे तो ज़्यादा मिल नहीं रहे तो ये मेनली दे आर
पीपल हु आर कार्निवोरस, खाते हैं मतलब एनिमल्स होगा का शिकार करके या फिर फिश होगा जो भी मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे इतना ज़्यादा है ही नहीं खाने के लिए. So they depends upon hunting, fishing and reindeer herding. So they live in igloos or compact shelter which are made during winter. So ये था आपके क्लाइमेट के बारे में. तो हमने जाना, हमने देखा इसमें कि व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट. हमने थोड़ा सा ग्रीक डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, हमने देख लिया कोपेन क्लाइमेट, एंड देन हमने जीसी लियोंग में जितने भी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट थे उसके जो बेसिक फीचर्स थे ये इस वीडियो में कवर कर लिए. क्लाइमेट में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप करेंगे तो इट विल बी ओवर डूइंग. जितना बताया उतना क्लाइमेट रीजन के लिए काफ़ी है. जितने फैक्ट्स, जितने कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताते जा रहे हैं उसको समझते चलिए. अगर आपको और एक ज़्यादा अच्छा तो यही होगा कि आप इन वीडियोस को 2 बार ज़रूर देख लें. अगर आप 2 बार देख लेंगे तो आपको ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी, नोट्स भी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक और बात, अभी तक आप में से कोई भी बच्चा अगर तैयारी कर रहा हो, उसका प्रीलिम्स का नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो प्रीलिम्स मेंटरशिप बैच मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया है. डोंट फॉरगेट टू टेक द एडमिशन, क्योंकि लास्ट टाइम पे डोंट टेक द रिस्क विथ योर प्रिपरेशन. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. एंड अगर चीज़ें समझ में आ रही होंगी तो मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ ऐसा है जो आने वाला है. 2026 इज गोइंग टू बी ट्रेमेंडसली गुड. कंटेंट वाइज यू विल फाइंड दैट दिस चैनल will have such kind of content that no channel in India would be providing. मेंस के टाइम पे भी मैं आपको इतनी सारी चीज़ें करवा दूंगा कि मेंस के लिए जितनी रिक्वायरमेंट है सब कुछ कवर होगी. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक श्योर दैट यू कीप ऑन कंप्लीटिंग दिस वीडियोज़ एज एंड व्हेन वी आर रिलीजिंग द वीडियोज़. आई होप आपने सीसेट की वीडियोज़ तो लगभग देख ही ली होंगी सारी जो भी हमने रिलीज़ की हैं अभी तक. अगर नहीं देखी हैं तो सीसेट के लिए अगर आपको दिक्कत है तो सीसेट की उन वीडियोस को जरूर देखते चलिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जहां पे हम शुरू करेंगे ओशियनोग्राफी, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट पोर्शन है. थैंक यू वेरी मच.